यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे कैसे है जी? कैसे बताइए जी फटाफट। बढ़िया जी, बढ़िया सर, हम बहुत बढ़िया है सर। सर जैसा कि कल सीए फाइनल का टेक्स्ट का पेपर था, कल सीए फाइनल का टेक्स्ट का पेपर था, आप लोगों ने देखा टेक्स्ट का पेपर? आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, ये बता दो पहले। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, बताओ मुझे। कैसा आया था पेपर सर? पेपर तो ये वाला था। चाहिए तो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूं यहाँ पे। आई एम गुड, आई एम फिट एंड फाइन, एक्साइटेड कि आपका बैच जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यस। तो पेपर में क्या क्या आया था वो तो आपको पता ही रहेगा। दिस वॉज द पेपर। चलिए, जाना पहचाना लग रहा था ना। हाँ, देखो अगर मैं पेपर की बात करूं, मेरे को ज्यादा टाइम तो मिला नहीं। कल रात को 9 बजे फ्री हुआ लेक्चर से, 9 साढ़े 9 बजे। फिर थोड़ा बहुत देखा मैंने भी, 5-10 मिनट देखा। बट पेपर में ऐसी कोई नई चीज नहीं थी। दिस 14 मार्क क्वेश्चन वॉज लाइक दैट ए गिफ्ट, बिकॉज इसमें से 90% एडजस्टमेंट ऐसे थे, 90 to 95% एडजस्टमेंट जो बच्चों को इजीली अटेंड कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जो अपन ने कहीं ना कहीं कर चुके थे। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें से 14 में से कम 12 नंबर तो बच्चा कोई भी निकाल सकता है। ना इसमें 115 बीए भी था, ना इसमें 115 बीए डी था, बी डबल ए था, ना ही इसमें मैट कैलकुलेट करना था, मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना था और जो टैक्स पेबल है वो कैलकुलेट करना था। और ये सारे एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं कर चुके थे। आप देखे होंगे, जैसे एक मशीन है, इंपोर्ट किया, उसको पुट टू यूज नहीं किया तो उस पर डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। ये सब चीजें, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स, ये इंटरेस्ट ऑफ 20 लाख विच इज सेटल्ड बाय इशू ऑफ द डिबेंचर, अगर इंटरेस्ट है वो पे किया डिबेंचर इशू करके, तो क्या 43B के हिसाब से ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा? क्या आंसर इज नहीं माना जाएगा। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला था, डिविडेंड के सामने खर्चा किया, डिविडेंड के सामने सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ होता है, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं होता। उसके बाद ये कंपनी ने क्या किया, फॉरेन की कंपनी से एडवर्टाइजमेंट करवाया, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए उन्होंने पेमेंट किया, उस पर टीडीएस नहीं काटा, एज वेल एज इक्वलाइजेशन लेवी भी पे नहीं किया, तो सीधी सी बात है ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा 100%। तो जो एडजस्टमेंट यहां पे थे, आप देखोगे ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट वी हैव डिस्कस समवेयर करके, ठीक है, कहीं ना कहीं पे डिस्कस किए हुए थे, तो काफी सही था। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी लाइक गुड क्वेश्चन। 14 में से कोई भी बच्चा अगर ढंग से पढ़ के गया है, 12 मिनिमम स्कोर कर सकता है। 12, 14 भी कर सकता है नो डाउट, बट 12 तो एटलीस्ट आना ही चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम लप्पू सा क्वेश्चन था, मैट कैलकुलेशन, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम मुझे लगा कि 2 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, इससे ज्यादा का डिजर्व नहीं करता ये क्वेश्चन। 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन था। और अगर मैट के अगर एडजस्टमेंट आपको एडलेस याद है तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन आप 4 मिनट के अंदर अंदर 4 से 5 मिनट में कर सकते हो ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन था सर? एग्रो फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट। It has business of manufacturing, marketing, selling of wide range of the food product and edible oil. The company has prepared a statement of profit and loss account as per Schedule 3 of Companies Act and उन्होंने 89 लाख का प्रॉफिट बताया है, ठीक है। The above net profit was arrived in respect of business activity after debiting, crediting the following item. लास्ट वाला लाइन बोल देता हूं, आपको करना क्या था इसमें। आपको पूछा था, you are requested to compute the book profit of the company as per the section 115 JB of Income Tax Act 1961. For the assessment year 23-24, also compute the minimum alternate tax applicable on book profit calculated as per section 115 JB as applicable to book profit. Ignore the tax liability as per the normal provision. तो आपको सिर्फ मैट कैलकुलेट करना था, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, और बुक प्रॉफिट के बाद में आपको उस पर 15% की रेट से मैट कैलकुलेट करना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको एडलेस वाला वो पॉइंट याद है, ये 8 मार्क फ्री के थे। अगर मैं बोलूं सबसे पहले क्या करना है, तो देखो अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट में
एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द 10AA इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसका कुछ भी करना नहीं होता। अगर कोई इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है 10, 11 और 12 में तो उस पर मैट नहीं लगता, बाकी पे कुछ नहीं करना होता। 10AA 10 नहीं होती, मैंने जो ऐसे बोल बोल के बताया था करके, ठीक है, बोल बोल के बताया था, इसको कुछ भी नहीं करना होता मैट कैलकुलेशन में। डेप्रीशिएशन एज पर करंट ईयर अंडर द कंपनीज एक्ट, तो पहले एक काम करो, पूरा डेप्रीशिएशन आप ऐड कर दो। रीवैल्यूएशन को छोड़ के बाकी वाला लेस होता था, पूरा डेप्रीशिएशन पहले ऐड कर दो। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी नॉट पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मैट में इसका कुछ भी नहीं होता था। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, इसका भी मैट में कुछ भी नहीं होता था। प्रपोज डिविडेंड है वो ऐड होता था। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो ऐड होता था। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है वो ऐड होता था। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ATIA अंडरटेकिंग, इसका कुछ भी नहीं करना था। तो यहां पे 8 आइटम थी, 8 में से 4 को छोड़ देना होता, 4 ऐड करनी थी। लेस की बात करूं तो अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग 1920, पहले रिजर्व बनाया था, लेकिन मैंने बनाया था रिजर्व अगर क्रेडिट में डाला है, लेस तभी होता है जब वो रिजर्व अगर आपके P&L के थ्रू बना था। लेकिन यहां बोला है बुक प्रॉफिट वाज नॉट इंक्रीज बाय द अमाउंट ट्रांसफर टू सच रिजर्व इन द ईयर 1920 पे बुक प्रॉफिट इंक्लूड हुआ ही नहीं था, ऐड हुआ ही नहीं था। ऐड क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वो रिजर्व आपके P&L से नहीं बना था। तो P&L से नहीं बना था तो फिर आपको लेस करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसका। प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्वालिफाई फॉर 10AA, कुछ नहीं करना मैट में इसका। ATIA यूनिट का प्रॉफिट कुछ भी नहीं करना। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है वो क्रेडिट में डाला हुआ है, तो डेफर्ड टैक्स आपको डेबिट में डाला हुआ है ऐड कर दो, क्रेडिट में डाला हुआ है लेस कर दो। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तुम्हारा। डेप्रीशिएशन अलाउड इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नहीं करना उसको। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर इनकम टैक्स लॉ कुछ भी नहीं करना। अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ कंपनी लॉ के हिसाब से देखना था। तो कंपनी लॉ के हिसाब से आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो ये था, एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन निल था। तो बेटा दोनों में से लोअर वाला लेस करते हैं, लोअर क्या है निल आएगा, तो आप निल लेस कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इन सिंपल वर्ड। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, ये इतना सा क्वेश्चन था कि आपको चालू करना था 89 लाख से, ये 4 आइटम को ऐड करना था, 1 आइटम को लेस करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। 8 मार्क का ये क्वेश्चन था एग्जाम में, प्री के 8 मार्क आप बोल सकते हैं करके, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो 2 का B का 1 था, दिस वाज रिलेटेड टू द नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, बट अपन इसको PGBP में कर चुके हैं करके, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक एयरलाइंस कंपनी है, वो एयरलाइंस कंपनी फॉरेन की है और दैट इज नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस बिजनेस में। आपको पता है जब इंडिया से अगर इंडिया में जो भी गुड्स या पैसेंजर लोड होते हैं उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, या बाहर लोड हुए लेकिन भाड़ा इंडिया में मिला हो, उसका 5% आपको PGBP का इनकम बताना पड़ता है। वो 5% आपका PGBP का इनकम वाला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन वी डिड इन द क्लासरूम करके, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है। 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, और 3 मार्क का ये क्वेश्चन जो था नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इजीली ये हो सकता था कि कहां पे पैसा मिला, कहां से लोग फ्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और उस पर आपको 5% है वो PGBP का इनकम, क्योंकि इन्होंने बोला था कि कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर XY एयरलाइन, सिर्फ इनकम बताना था, तो आप PGBP का इनकम निकाल लेते 5% की रेट से, अगर आपको याद रहेगा तो। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन NRI का क्वेश्चन था, नॉन रेजिडेंट इंडियन का। नॉन रेजिडेंट इंडियन ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर इंडियन कंपनी के खरीदे थे, तो इंडियन कंपनी में अगर मान लो उसने इन्वेस्टमेंट किया था और वो क्या करता है, उसको बेच देता है, और उसको बेच के और वापस 6 महीने के अंदर अंदर वो स्पेसिफाइड असेट खरीदता है, तो जैसा 54F में एग्जेम्पशन मिलता है वैसा NRI टैक्सेशन में एग्जेम्पशन था। NRI का एक मैंने टॉपिक आपको उसमें दिया था रिकॉर्डेड में, अगर आपको याद रहेगा तो NRI का टॉपिक जो था उसमें मैंने बताया था NRI कौन होता है, कि जो बंदा इंडिया का सिटीजन है बट अभी नॉन रेजिडेंट, तो वो क्या करते हैं, अगर कुछ फॉरेक्स एसेट खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं वो फॉरेक्स एसेट को बेचते हैं, तो उस पे जो गेन होता है कैपिटल गेन, वो ऐसे टैक्सेबल 10% से होता है। LTCG हुआ 10% से टैक्सेबल होगा। और अगर मान लो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ वो तो नॉर्मल रेट से जाएगा, बट अगर LTCG हुआ 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ 20%। और भैया अगर आप नई फॉरेक्स एसेट वापस खरीद लेते हो 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन था, 3 मार्क का क्वेश्चन था, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक बात समझना, आगे दे रखा था इस क्वेश्चन के बाद ये ट्रस्ट का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनाया था ट्रस्ट में भी। ट्रस्ट का क्वेश्चन था कि मुक्ति फाउंडेशन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड है, सेटअप हुआ था 2021 में, एंगेज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन का काम करता था, मतलब ये फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन वाला ऑब्जेक्टिव में आता है चैरिटेबल में। अकाउंटेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द इंस्टीट्यूट टू यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले ही बना दिया एग्जाम में ही। प्लीज डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इन हैंड्स ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको यहाँ पे
4 पॉइंट दे रखे थे और 4 पॉइंट 1.22 नंबर का था। इसके ऊपर आपको कमेंट करना था, आपको लिखना था कि जो ये खर्चा है ये अप्लाइड आएगा या नहीं आएगा। द इंस्टीट्यूशन फॉलो द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, क्वेश्चन लास्ट ईयर का है तो इसके लिए प्रीवियस ईयर 22-23 यूज हुआ है। हैज इंकर्ड द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग 1 लाख फॉर द पीरियड pertaining to the previous year 22-23, but electricity expenditure actually paid on the 10th day of April 2023 through the account pay check, in which year the application is allowed। मैं ऑलरेडी बता चुका था सेक्शन 11 के लिए, पूरी सेक्शन 11 के लिए खर्चे का डिडक्शन सिर्फ पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। पूरी सेक्शन 11 के लिए जो खर्चे का डिडक्शन है वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। तो इसका पेमेंट जो हुआ है वो 10 अप्रैल 2023 को हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 लाख का खर्चा है, ये प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको अलाउ होगा। प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ होगा, 22-23 में अलाउ नहीं होगा। तो 22-23 में अलाउ नहीं होगा, 23-24 में पेमेंट वाले ईयर में अलाउ होगा, ऐसा मैंने बताया था। उसके बाद द फाउंडेशन वाज कल्टिवेटिंग 20 एकड़ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। इट इज डूइंग द एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड अर्न द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 12 लाख फ्रॉम दिस एक्टिविटी। वेदर एग्जेम्पशन 10(1) विल बी अवेलेबल टू द मुक्ति फाउंडेशन ऑफ सच इनकम और नॉट। मैंने आपको बताया था, देखो अगर कोई भी ट्रस्ट है जब वो 12 AB में रजिस्टर्ड है, 11-12 का एग्जेम्पशन लेता है तो उसको 10 की सीरीज की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, बट 10(1) मिलती है। 10(1) जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम पे वो है, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे आप पूरा एग्जेम्पशन ले सकते हो, बाकी वाले पे आप जो है वो आप 15%, 85% वो लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम को पूरा एग्जेम्प्ट कर दीजिए, ऐसा मैंने आपको बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम है ना वो पूरा ही एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10(1) है, ये भी मैंने एग्जांपल के साथ उसमें दे रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक 1023C का एग्जेम्पशन उसके साथ में ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का। मैंने बोला था तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है वो क्या करता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करता है, तो एग्रीकल्चर से उनको जो भी इनकम आया ना वो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मींस आपको 15% वगैरह है वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद मुक्ति फाउंडेशन हैज अर्न द रेंटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 अमाउंटिंग 3 लाख। इट रिसीव्ड 2 लाख अप टू 31 December 2022 ऑफ सच इनकम। हाउएवर द बैलेंस वाज रिसीव्ड ऑन द 31 July 2023। बैलेंस वाला अगले साल मिला है। Up to what period the institute can apply the same amount towards the object of the institution? The institution has exercised the relevant option in this regard। ये आपको पता रहेगा। तो ऐश्वर्या की शादी वाला मैंने बोला था कोई पैसा अगर मान लो आपको इस साल नहीं मिलता है और यहां पे ट्रस्ट है वो अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है, ऊपर दे रखा है। यहां पहले वाले क्वेश्चन में शायद उन्होंने दे रखा था कहीं पे अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, तो अगर अक्रूवल नहीं भी फॉलो करता तो आई हैव अज्यूम दैट ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है। और बेटा जो इनकम आपको जो है वो 1 लाख है वो अगले साल मिला है, तो आप एक काम करिए ना, फॉर्म नंबर 9A फाइल कर दीजिए। और 9A है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 महीने पहले देना पड़ता है, और आपको ये बोलना पड़ता है कि भैया हम जो ये पैसा है वो जिस ईयर में मिलेगा या उसके अगले साल एक्चुअली अप्लाइड कर देंगे, तो करंट ईयर में वो डीम टू बी अप्लाइड माना जाएगा। तो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में हम एक्चुअली अप्लाइड कर देंगे, उस ईयर या उसके अगले साल, तो करंट ईयर ये डीम टू बी अप्लाइड माना जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे दे रखा है कि इंस्टीट्यूट हैज एक्सरसाइज द रिलेवेंट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड। तो आप वो वाला ऑप्शन ले लीजिए आउटस्टैंडिंग वाला, और पैसे को एग्जेम्प्ट करा लीजिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, मुक्ति फाउंडेशन बोरो 45 लाख फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक इन द अप्रैल 2022। इस साल में नेशनलाइज बैंक से उन्होंने 45 लाख है वो लोन लिया फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग इन द फॉरेस्ट एरिया फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इट स्पेंड द होल द अमाउंट ऑफ लोन फॉर द सेम पर्पस एंड क्लेम द सेम एज एप्लीकेशन इन March 2023। इट रीपेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 लाख ऑन 31 March 2023। पहली चीज तो आपने लोन लेके खर्चा किया है, तो लोन लेके खर्चा किया है वो अप्लाइड में नहीं आएगा। तो ये जो किया है वो गलत है, क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो लोन लेके आपने खर्चा किया है वो अप्लाइड में नहीं आएगा। आपका अप्लाइड में सिर्फ रीपेमेंट ऑफ द लोन आएगा 6 लाख का। तो रीपेमेंट ऑफ द लोन है वो आपका 6 लाख का आएगा। तो 6 लाख का जो रीपेमेंट ऑफ द लोन है ना वो ही यहां पे आएगा। तो रीपेमेंट ऑफ लोन कितना है, सिर्फ 6 लाख है, तो 6 लाख आपका अप्लाइड में आ जाएगा। 6 लाख है वो आपका अप्लाइड में आ जाएगा। तो यहां पे मैं एक बात बताऊं आपको, ये 6 लाख आपके अप्लाइड में आ जाएगा। तो दिस इज द वन क्वेश्चन। ट्रस्ट का 8 मार्क का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन। 8 में से 8 नंबर इजीली यहां पे आ सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन में 8 में से 8 इजीली आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन में 12 नंबर आ सकते हैं। बाकी भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसमें मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये DTAA से रिलेटेड क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन वी डिड इन द लाइक क्लासरूम, बट इसमें एक चीज जो है मेरे को क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो रियलाइज हुई कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 115 BSc को फॉलो ही नहीं करना था, DTAA का क्वेश्चन था जिसमें इंडिया में इनकम कैलकुलेट करनी है और फॉरेन की इनकम पे आपको जो है वो आपको 91 का रिबेट लेना है।
इसमें एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एम था और इसमें ये दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन कंट्री एम। तो देखो अगर कोई इनकम ऑलरेडी उस कंट्री में एग्जेम्प्ट है तो इंडिया में तो टैक्सेबल होगी, और इंडिया में टैक्सेबल होगी और वहां पे एग्जेम्प्ट है तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगा। देखो रिबेट किस पे मिलता है, मैं ऑलरेडी आपको चीख चीख के उस टाइम बता चुका हूं, रिबेट उस इनकम पे मिलता है जो दोनों कंट्री में टैक्स लग रहा है। भाई दोनों कंट्री में डबली टैक्स इनकम है तो ही रिबेट मिलेगा। यहां एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एम में एग्जेम्प्ट दे रखा है, तो कंट्री एम में एग्जेम्प्ट दे रखा है तो इस पे रिबेट 91 का नहीं मिलेगा। इस पे रिबेट जो है वो 91 का नहीं मिलेगा, क्योंकि 91 का जो रिबेट है ना वो सिर्फ उस पे मिलता है जो इनकम दोनों कंट्री में टैक्सेबल होती है। तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ना करके, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट थोड़ा एंटिक पॉइंट था, जो मेरे को लगता है स्टूडेंट गलती करके आए होंगे और उनको ये ध्यान ही नहीं रहा होगा, उन्होंने रिबेट ले लिया होगा इस पे इंडिया में, बट रिबेट नहीं मिलेगा सिंस इट इज एग्जेम्प्ट इन दैट कंट्री, इट इज टैक्सेबल ओनली इन इंडिया, मींस देयर इज नो डबल टैक्सेशन। नाउ इसमें एक और पॉइंट में शायद बच्चों ने गलती किया होगा, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अकाउंट ऑफ हर मैरिड सन। अब मैरिड सन के लिए पीपीएफ में पैसा डाला तो क्या उसका एटीसी में डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं बताऊं, एटीसी में डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। मैंने आपको बोला था एटीसी सेक्शन है, उसमें बोला हुआ है आपको जो भी पीपीएफ में है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम पे लेनी है, खुद के नाम पे, स्पाउस के नाम पे या चिल्ड्रन के नाम पे। वहां पे चिल्ड्रन में ना तो मैरिड बोला है ना डिपेंडेंट बोला है, और मैं डिपेंडेंट के लिए तो आपको रटवा चुका हूं कि सिर्फ डी वाली सीरीज थी ना, वहां डिपेंडेंट वर्ड आता है डी वाली सीरीज में, बाकी कहीं पे भी नहीं आता करके, ठीक है। डिपेंडेंट वर्ड है वो सिर्फ 80 डी वाली सीरीज में आता है, बाकी कहीं पे नहीं आता, तो इस पे एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। बच्चों ने गलती की होगी, मैं बताऊं, बच्चों ने गलती ये की होगी, कुछ बच्चों ने, कि कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अकाउंट ऑफ मैरिड सन दे रखा है, तो मैरिड सन में बोला ये थोड़ी चिल्ड्रन होता है करके, अरे चिल्ड्रन तो है ही है करके पापा के लिए, तो ठीक है, तो ये वाले पे एटीसी मिल जाएगा। ये छोटी सी गलती है, वो शायद किसी ने की होगी। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी एट दिल्ली है, ये लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंप्यूटेड है, तो आप लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ कर सकते हो, बट कितना सेट ऑफ कर सकते हो? मैक्सिमम 2 लाख है वो सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि 115 बीएससी नहीं ले रहे, तो आप 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हो। बिजनेस इनकम ऑफ कंट्री ए है, चलो कोई बात नहीं। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री ए है, ये यूएसडी एक फिक्स डिपॉजिट का है तो आईएफओएस में जाएगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, ये भी आईएफओएस में जाएगा इस साल में करके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ खुद के लिए, इसका एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, तो एटीसी में मैक्सिमम 1,50,000 का वो डिडक्शन ले सकता है। इनकम जो है ये एग्रीकल्चर का आईएफओएस में जाएगा, लेकिन डिडक्शन लेते टाइम मैं आपको बताऊं, जब आप वो रिबेट लोगे 91 का, तो 91 का रिबेट है वो सिर्फ फॉरेन की बिजनेस इनकम 8 लाख उस पे आएगा एंड फिक्स डिपॉजिट इस पे आएगा, और इसके कन्वर्जन का रेट उन्होंने 82 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 8,000 को 82 से मल्टीप्लाई करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे करके, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में 6 मार्क का क्वेश्चन था, मेरे को लगता है 10 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन था नहीं, आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। 70 इयर्स की उसकी एज थी, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, स्लैब रेट यहां पे 3 लाख वाला लगेगा क्योंकि ये बंदा सीनियर सिटीजन है। ये जो मनीषा है, मनीषा सीनियर सिटीजन है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और यहाँ पे जो एज है वो 70 इयर्स है, तो 60 इयर्स और मोर है, तो सीनियर सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, यहां से 2 लाख लॉस सेट ऑफ करना था, ये इनकम एज इट इज लेना था, ये अदर सोर्सेज में आएगा, ये अदर सोर्सेज में आएगा, ये तुम्हारा अदर सोर्सेज में आएगा। लेकिन आपको एक तो एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, एक फिर यहां पे देखो एफडी का इंटरेस्ट जो होता है और आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो उसके सामने आप कौन सा 80 टीटीबी का डिडक्शन ले लोगे 50,000 का, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, तो 80 टीटीबी का डिडक्शन ले लो 50,000 का। तो टीटीबी का डिडक्शन लेके जो इनकम आता है उस पर टैक्स रेट निकाल दीजिए, फॉरेन का टैक्स रेट 25% दे रखा है, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट निकाल दीजिए करके, ठीक है। और जो लोअर वाला टैक्स रेट है उससे आपको फॉरेन की डबली टैक्सेबल इनकम कौन कौन सी, एक तो बिजनेस की इनकम और एक एफडी की इनकम, बस ये जो इनकम रहेगी इन दोनों पे आपको रिबेट लेना है लोअर वाली रेट से। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन वॉज वेरी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। टीडीएस टीसीएस टॉपिक हमने शायद सबसे अच्छे से किया है, 5 दिन लगाए थे मैंने टीडीएस टीसीएस में करके, ठीक है। तो टीडीएस टीसीएस में मैंने आपके लिए 5 दिन लगाए थे। तो लेट्स सी टीडीएस टीसीएस है वो आपका कितने मार्क का था, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, मतलब 9 मार्क का टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन था, 9 मार्क का, 9 मार्क्स। 9 मार्क्स आर नॉट लेस मार्क्स करके, बिकॉज 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क, मतलब 9 मार्क का क्वेश्चन था जो टीडीएस टीसीएस से टॉपिक से था। और आई थिंक टीडीएस टीसीएस टॉपिक मैंने सबसे अच्छे से कराया था, बहुत ज्यादा टाइम लेके कराया था। तो मैं बताऊं टीडीएस टीसीएस से क्या पूछा था इंस्टीट्यूट ने, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीडीएस और टीसीएस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स इन द गिवन केस एज पर द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। मिस्टर रोन टूक अ लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर थॉमस प्राइवेट लिमिटेड, वो अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है, कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे, फॉर द स्पॉन्सरिंग स्टूडेंट ऑफ हिज सन इन जर्मनी।
क्या ये एजुकेशनल लोन माना जाएगा? देखो, एजुकेशनल लोन किसको बोलते हैं? जो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशनल लोन लेते हो या किसी भी ऐसे ट्रस्ट से लेते हो, वो ही एजुकेशनल लोन माना जाता है। आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हो, वो एजुकेशनल लोन नहीं है, भले वो एजुकेशन के लिए लिया है, तो दिस इज नॉट ए एजुकेशनल लोन। अब आपने क्या किया, ये जो पैसा 10 लाख लिया, आउट ऑफ दैट लोन he remitted 8,75,000 towards fees for the university in the Germany of his son education। सन के एजुकेशन के लिए पैसा इंडिया के बाहर भेजा, एज वेल एज उसके बाद 4,75,000 और इंडिया के बाहर भेजा उसके पॉकेट मनी के लिए वगैरह खर्चा करने के लिए। आपसे पूछा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में कितना टीसीएस आएगा। मैं बताऊं, जो टोटल अमाउंट भेजा उसमें से आपका 7 लाख का लिमिट है, 7 लाख के ऊपर वाले पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। 7 लाख के ऊपर वाले पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। ये एजुकेशनल लोन नहीं माना जाएगा। दिस वाज अ वन ट्रिकी पॉइंट, क्योंकि एम्प्लॉयर से लिया है इसके लिए। एजुकेशनल लोन उसको बोलेंगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या फिर कोई ट्रस्ट से लिया है, वो एजुकेशनल लोन की कैटेगरी में आता है। एटीई में ये एजुकेशनल लोन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर एजुकेशनल बैंक होता है यहां पे तो 5% की जगह 0.5% की रेट से टीसीएस आता। चलिए, उसके बाद बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस्टर मनदीप सिंह, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स, had a turnover of 12 करोड़ during the financial year 21-22। मींस लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो आपका 12 करोड़ है एंड कवर्ड अंडर 44AB। लास्ट ईयर की ऑडिट भी हुई है। He purchased a residential house in the January 2023 for the personal use for the 5 crore rupees from Mr. Amit and paid a commission of 12% of the value of house to the Pankaj for effecting the deal। House is not used for the business purpose। अब एक बात समझना, इसने 5 करोड़ का घर खरीदा और 5 करोड़ पे 12% की रेट से कुल मिला के 60 लाख रुपए का किसी को कमीशन दिया है। तो कमीशन पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? तो एक बात बताओ, कमीशन पे टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194H, कमीशन एंड ब्रोकरेज पे। अब एक बात समझो, क्या अगर आपका पर्सनल पर्पस के लिए है तो भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, क्योंकि 194H में कहीं पर्सनल का मना नहीं किया हुआ था, 194C में किया हुआ था, एज वेल एज द 194J में किया हुआ है पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट या पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल फीस। बाकी 194H में कोई बना नहीं किया हुआ। अगर आप मान लो उसमें आते हो हाईजैकर में, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ये हाईजैकर में आ रहा है और लेकिन लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ये बंदे को टीडीएस 194H में ही काटना पड़ेगा और 194H में टीडीएस काटना पड़ेगा @5% करके। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर ये हाईजैकर में नहीं आता, अगर ये मान लो फॉर एन एग्जांपल ये हाईजैकर में आता, मतलब यहां पे मान लो इसका टर्नओवर 12 करोड़ की जगह 80 लाख की लास्ट ईयर का होता, तो 194H में तो नहीं कटता, बट फिर यहां पे 194M लग जाती, दैट इज मिक्स ऑफ सेक्शन, और वहां पे भी टीडीएस 5% ही कटता, तो 60 लाख पे 5% की रेट से टीडीएस कटता। तो यहां पे बच्चों ने शायद गलती करते टाइम, सॉल्व करते टाइम ये गलती की होगी। मैं 100% श्योर हूं बहुत सारे बच्चों ने की होगी इंडिया में ये गलती, क्योंकि उनको लगा होगा पर्सनल पर्पस के लिए है तो 194H में नहीं जाएगा, 194M में जाएगा, बट नहीं, 194H में ये जाएगा, 194H में ही इसमें टीडीएस कटेगा, 194M नहीं लगेगा। तो बच्चों ने लिखते टाइम सब कैलकुलेशन वगैरह सही किया होगा 5%, क्योंकि दोनों में रेट सेम है, दोनों में रेट सेम है। तो जब दोनों में रेट सेम है तो टीडीएस का अमाउंट सही आया होगा, अमाउंट सही आएगा। सिर्फ सेक्शन लिखते टाइम बच्चों ने गलती की होगी, 194H की जगह उन्होंने 194M कोड किया होगा। आपने भी जब पहली बार पढ़ा होगा तो आपको शायद 194M है वो ट्रिगर हुआ होगा। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज मेड अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 100 लाख विद द नेशनलाइज्ड बैंक आउट ऑफ द मनी डिपॉजिट बाय द लिटिगेशन ऑन डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। इस सेक्शन 194A एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट। मैंने ये केस लॉ पढ़ाया था यूको बैंक वाला, और यूको बैंक वाले जो केस लॉ था उसमें ये था, मैंने आपको बताया था कि बहुत बार क्या होता है, मैंने बोला था दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया और वहां से रेंट आ रहा है, तो वो रेंट वो क्या करती है हाईकोर्ट, बोलती है बैंक में जमा कराओ, एफडी कराओ। तो क्या बैंक जो है उसको एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो रजिस्ट्रार के नाम से टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194A? आंसर इज नहीं काटना पड़ेगा, उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फाइनल हो जाएगा कि इसका जो मंकर है वो मंकर इसका ओनर है तो उस पर टीडीएस कटेगा, अदरवाइज उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था दैट वाज रिलेटेड टू द ट्रांसफर प्राइसिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जिसमें आर्म लेंथ प्राइस आपको निकालनी थी, उसके साथ साथ में आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा वो भी आपको निकालना था, तो उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट थे इसमें, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड दिस क्वेश्चन वाज देयर। उसके बाद में ये क्वेश्चन केस लॉ से रिलेटेड था। लोग बोलते हैं केस लॉ, लोग मैंने तो ऐसा ऐसा सुना है, लोग बोलते हैं केस लॉ पढ़ के मत जाओ, कुछ मत करो करके, ठीक है, ऐसे ही पास हो जाओगे, ऐसे नहीं होता भैया, आपको केस लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। 8 मार्क का क्वेश्चन था, 4 मार्क के 2 केस लॉ, इसमें से आपको 2 केस लॉ का आंसर करना था। पहला वाला केस लॉ है वो असेसमेंट से रिलेटेड था, दूसरा वाला केस लॉ तो 2 दिन पहले ही अपन ने पढ़ा था।
आपको पता है 194 271C 271E और 269T करते टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत बार आप अगर बुक एडजस्टमेंट कर लेते हो, अगर आप एंट्री का बुक एडजस्टमेंट कर लेते हो तो क्या ये कैश में पेमेंट माना जाएगा? क्या आपने जैसे लोन लिया था, आपने मेरे से लोन लिया, मैंने आपसे लोन लिया, हमने लोन को एडजस्ट कर लिया, तो क्या रीपेमेंट है वो एज पर द बुक एडजस्टमेंट किया, इज इट विल बी ट्रीटेड एज द, क्या ये जो माना जाएगा ये आपका बाय कैश में लोन रीपे किया ऐसा माना जाएगा? आंसर इज नो। दैट वाज द सेकंड केस लॉ ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक अगर आप देखोगे तो मिसलेनियस टॉपिक का ये सेकंड केस लॉ था और ये सेकंड केस लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, आंसर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आंसर लिखते टाइम सबसे पहले क्या करने का, देखो एक मिनट ट्रिक बताता हूं, पहले प्रोविजन लिख लो आप। जब भी केस लॉ का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आंसर आपको लगेगा क्वेश्चन इतना बड़ा तो हम आंसर ही नहीं लिख पाएंगे, कोई बात नहीं ना, आप एक काम करो, पहले तो प्रोविजन चिपका दो जो आपको आता है। ये 269T से रिलेटेड था तो 269T को एज इट इज चिपका दो आप करके, पहले 269 को T को पूरा चिपका दो। बोलो कि एनी लाइक लोन और एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिपॉजिट इज रीपेड and amount is 20,000 or more and it is repaid by any mode other than account pay check, account paid demand draft, any mode of electronic clearing system, then there will be a violation of this section। उसके बाद लिखो कि on the date of the payment whatever outstanding loan that will also be considered while calculating the 20,000 का limit। Now as per the, उसके बाद में आपको ये लिखने का कि if there is a violation of this section then there will be a penalty under section 271E of the 100%, this penalty can be imposed by the joint commissioner। तो पहले तो आप प्रोविजन पूरा चिपका दो, उसके बाद इस केस लॉ में से चीजों को उठाओ, इसमें से केस लॉ में से जो आपको चीजें उठानी है वो उठाओ कि इन द प्रेजेंट केस सिंस द पेमेंट इज मेड बाय द पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, नाउ एज पर द डिसाइडेड केस लॉ का नाम पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो एज पर द डिसाइडेड केस लॉ इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द कैश पेमेंट, देयर इज नो वायलेशन ऑफ सेक्शन 269T करके, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वायलेशन एंड इन दिस पर्टिकुलर केस पेनल्टी अंडर सेक्शन 271E इज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ये जो केस लॉ था, दिस केस लॉ ऑल्सो वी हैव डिड, ये अपन ने पीजीबीपी में केस लॉ किया था। पीजीबीपी में विप्रो फाइनेंसिंग का केस लॉ था, अगर आपको नाम याद रहे तो। एक फाइनेंस कंपनी है, उसने क्या किया कि मान लो लोन लिया और व्हीकल खरीदे, और व्हीकल लेकिन जो खरीदे वो उनके लिए खरीदे, मतलब अपने कस्टमर के लिए व्हीकल खरीदे। अब क्वेश्चन ही आता उसका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन है वो क्या ब्लॉक के साथ एडजस्ट करना है या सीधा पीएनडल के डेबिट में अलाउ हो जाएगा? राइट आंसर से सीधा पीएनडल के डेबिट में जाएगा। ये केस लॉ विप्रो फाइनेंसिंग का केस लॉ था जो अपन ने पढ़ा था इन द पीजीबीपी वाला वॉल्यूम आप देखोगे वहां पे ये मैंने करा रखा है करके, ठीक है। उसके बाद एक इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन था, 6 मार्क का लप्पू सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में तो सच में कुछ ऐसा कोई था नहीं इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड, मतलब इतना कोई था नहीं करके, ठीक है। इसमें कुछ इक्वलाइजेशन लेवी में एक पॉइंट वो था जिसमें वो ऑनलाइन मार्केटिंग वाला था, 3 लाख रुपए का पेमेंट, तो उस पर 165 में इक्वलाइजेशन लेवी जाएगा, बाकी में 165A में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड था। आपसे ये भी पूछा था कि भैया इक्वलाइजेशन लेवी से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला ही था, बाकी कुछ था ही नहीं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला था सिर्फ करके, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में इसमें उसने इक्वलाइजेशन लेवी है वो उसको काटना था 6% की रेट से, और फिर इन्होंने बोला था उसकी ड्यू डेट क्या है इक्वलाइजेशन लेवी की, कब तक आपको पे करना पड़ेगा एंड ऑल। उसके बाद एक क्वेश्चन गार से था, ये क्वेश्चन गार से था, आज टॉपिक होना बाकी है गार, सिमिलर क्वेश्चन अपने कंपाइलर में है। उसके बाद कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रोविजन मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग, क्या इसमें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं? 2 मार्क का क्वेश्चन था। पहला, ए इंकर द एक्सपेंडिचर ऑफ 240 लाख ऑफ हिज वाइफ फॉर द फॉरेन कंट्री ट्रेवल, उसका इनकम ऐसे 2,25,000 है। एक बात बताओ, ऐसे तो रिटर्न फाइल नहीं करना, बट फॉरेन ट्रेवल पे उसने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आंसर इज यस, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, टोटल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ मिस्टर बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज 73 लाख, बट द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बहुत कम है। बिजनेस के केस में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा होता है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आंसर इज यस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यहां रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन ये सिलेबस से कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। पहले एक टॉपिक हुआ करता था दैट वाज रिलेटेड टू कि अगर डायरेक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना होगा, अगर मान लो एचयूएफ के केस में मेंबर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना होगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना होगा, मरने के बाद उसके लीगल हेयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना होगा, वो कॉन्सेप्ट जो था जिसको पहले बोला जाता था, एक टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था दैट इज लाइबिलिटी इन द स्पेशल केसेस। वो अपने सिलेबस से हटा दिया है, तो एक उन्होंने चीज हटाई है लाइबिलिटी इन द स्पेशल केसेस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अपन अभी नहीं पढ़ते कि लिक्विडेशन हो जाता है तो डायरेक्टर की लाइबिलिटी कितनी आती है, डायरेक्टर के घर से कितना वसूला जा सकता है। ये एक लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस पहले टॉपिक हुआ करता था, अब वो नहीं है करके, अब वो नहीं है। आपको देखना है तो मैंने मेरी वेबसाइट पे इसका मतलब एक दिया भी था पीडीएफ करके,
और फ्री रिसोर्सेज में मैंने इसका एक पीडीएफ दिया था, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस। तो ये तीनों लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आप मेरे इस पे दिए थे। अब तुम्हारे सिलेबस में तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी ऐसे भी नहीं है, और लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस है वो भी उन्होंने हटा दिया है करके, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता था कि वो नया सिलेबस आ सकता है और उन्होंने बोला था लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस हम हटा देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन था, ये जो कॉन्सेप्ट है, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर इन द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर की कितनी लाइबिलिटी रहेगी, उसके बाद कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है तो क्या होगा, पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ हो जाता है तो क्या होगा, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ आफ्टर पार्टीशन कैसे होगा करके, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक था जिसका नाम था लाइबिलिटी इन द स्पेशल केसेस, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी है उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी। तो ये वाला अगर आपको पढ़ने का मन करे कभी तो यहां पे वेबसाइट पे डाल रखा है लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, जो अभी आपके लिए नहीं है नए सिलेबस में, ये चीजें कवर उन्होंने नहीं की है करके, ठीक है। चलिए, सो दिस इज वन क्वेश्चन जो अभी के लिए जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में रिलेवेंट नहीं है, तो आपको लगेगा ये पढ़ के ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद वेब से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, डन। और एमसीक्यू बहुत बढ़िया आए थे, एमसीक्यू जो थे वो अच्छे एमसीक्यूज थे। मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया कि एमसीक्यू कौन कौन से टॉपिक से कवर हुए थे। अब आप बोलोगे इसमें कैपिटल गेन का तो कहीं कवर ही नहीं हुआ। एक एमसीक्यू कैपिटल गेन से था, अदर सोर्सेज से एमसीक्यूज था। और एमसीक्यू में कल वो भी केस लॉ आया था, कल अपन ने पता है केस लॉ पढ़ा था, कल अपन ने केस लॉ पढ़ा था, दैट वाज पेनल्टी टॉपिक में, जो अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने टीडीएस काटा लेकिन आपने पे नहीं किया, टीडीएस काटा बट आपने पे नहीं किया, तो क्या उस पर्टिकुलर केस में आपको पेनल्टी 271C की लग सकती है। नहीं, लास्ट में मैंने आपको चेंज भी कराया था, मैंने कहा वो पे को काट ही दो आप लोग। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, उससे रिलेटेड कल के क्वेश्चन था 2 मार्क का। आप किसी से पूछ सकते हो अगर एमसीक्यू मिल जाए तो। मेरे को तो बात हुई तो मुझे पता चला कि एमसीक्यू में सर वो वाला केस लॉ जो लेटेस्ट केस लॉ था उसमें से ये आया था। मैं आपको बता दूं कौन सा वाला केस लॉ था जो कल अपन पढ़ रहे थे। तो वो वाला केस लॉ से क्वेश्चन आया था 2 मार्क का। तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन वहां से था। बाकी भी जो क्वेश्चन थे वो कोई एमसीक्यूज में भी ऐसे कोई हाई फंडा क्वेश्चन नहीं थे मेरे हिसाब से। इस पेपर को देख के मुझे लगता है कि इफ यू डिड द फैंटास्टिक स्टडी, अगर जिसने फैंटास्टिक स्टडी किया है वो लोग 80 मार्क्स भी स्कोर करेंगे। 80 मार्क्स इंडिया में हाईएस्ट होते हैं। 80 मार्क्स जब आते हैं किसी के तो इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं कि 80 मार्क्स आए मतलब भाई साहब हाईएस्ट। अब आप बोलोगे सर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से तो कुछ नहीं था, वही 2 मार्क का एक क्वेश्चन था यूएस टेक्नोलॉजी वाला, ये केस लॉ से आया था कल करके, ठीक है। कि यहां पे उसने क्या किया, कैन पेनल्टी 271C की ले कर सकते हैं अगर मान लो टीडीएस काटने के बाद जमा नहीं कराया। आंसर इज नहीं लगती। ये तब लगती है जब आपने टीडीएस नहीं काटा है या फिर आपने एंश्योर नहीं किया, जहां पे एंश्योर करना था एंश्योर नहीं किया तो ये पेनल्टी लगती है, अदरवाइज ये पेनल्टी नहीं लगती। तो इस केस लॉ से ये क्वेश्चन आया था कल 2 मार्क का। 2 मार्क का क्वेश्चन ये था एमसीक्यू में। 17 एमसीक्यूज थे, ऑलमोस्ट 2 मार्क के ही थे सब, एक कोई एक मार्क के भी थे, बट दैट वाज आल्सो मैनेजेबल पार्ट। मतलब ऐसा था नहीं कि जिसमें, बट ढंग से जिसने पढ़ाई की है ना, ढंग से रिलीजियसली अगर होमवर्क किया है, फॉलो किया है तो अच्छा स्कोर होता है। दिस सब्जेक्ट इज अबाउट लेंथ, बहुत बड़ा है, लेंथी सब्जेक्ट है, बट है तो इजी। अगर ध्यान से करे, मजा आए, इंटरेस्ट डेवलप करे तो काफी बढ़िया सब्जेक्ट है। चलो यार, आधा घंटा हो गया पेपर डिस्कस करते हैं, बट जस्ट आपको मैंने बताया कि भाई पेपर ऐसे नॉर्मली आते हैं। पेपर कभी हो सकता है 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, डिफिकल्ट भी बट पेपर आएगा नया, ये बात पक्की है। डीटी इज नॉट अ पेपर के जहां पे आपको एज इट इज कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। जो कंपाइलर में क्वेश्चन है उसमें से एक भी एग्जाम में एज इट इज नहीं आएगा। अगर एज इट इज आ जाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, बट एज इट इज आता नहीं है। हर क्वेश्चन नया बनता है, हर क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं होती है, नया क्वेश्चन बनता है। चलिए, यस, ढंग से जिन्होंने शिनम किया है। एमसीक्यू कहां पे मिलेगा? एमसीक्यू कहीं पे नहीं मिलेगा, बट मेरे पास वो है जरूर, मैंने आपके ग्रुप में भी डाला था शायद, कि कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यू आया था। तो मुझे एक बच्चे ने भेजा था कि कौन कौन से ग्रुप से एमसीक्यू आया था। वो मैंने आपको भी बताया था। जैसे पहला कैपिटल गेन से 2 मार्क का आया था, क्लबिंग से 2 मार्क का आया था, अपडेटेड रिटर्न से 2 मार्क का आया था, डीम डिविडेंड से 2 मार्क आया था, 194N बैंक से कैश विड्रॉ करते उससे 2 मार्क का आया था, टोटल इनकम से आया था, 80GG डिडक्शन से 2 मार्क का आया था, मेथड ऑफ आर्म लेंथ प्राइस से 1 मार्क का आया था, इनकम डिराइव्ड बाय ब्रांच इन इंडिया उससे 2 मार्क का था, पेनल्टी से 2 मार्क का एक एमसीक्यू था,
रेफरल कमीशन जो देते हैं डॉक्टर को, वो अलाउ या डिसअलाउड, वो 2 मार्क का था। उसके बाद 1 मार्क का था, सॉरी। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना बना सकते हैं बैंक्स के केस में, वो पीजीबीपी में, वो 2 मार्क का था। फेलियर टू डिडक्ट और रेमिट द टीडीएस वाला जो मैंने ये केस लॉ का एग्जांपल दिया, वो 2 मार्क का था। बायबैक से 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का था, सॉरी। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को पेमेंट किया तो 115 बीबीए और 194 ई से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो 1 मार्क का था। 194 क्यू मतलब अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, आपने गुड्स 50 लाख या उससे ज्यादा का 50 लाख से ज्यादा का खरीदा है, तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा, वो 2 मार्क का था। और एक आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन और था, जिसमें आपका वीडीए वगैरह का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था, वो 2 मार्क का था। तो दिस वाज द 30 मार्क के एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्ट है वो कवर हुए थे। चलिए, डन। सो दैट वाज पेपर ऑफ द डीटी। गुड मॉर्निंग पायल। चलिए आ जाइए टॉपिक गार पे। फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है बता देंगे आपको। वो तो हो गई यार। एक बात बताओ, पहली बार में आप पेपर देखोगे तो ऐसा थोड़ी होगा पहली बार में सब आ जाएगा। ऑब्वियसली यू हैव टू पुट द टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। 1-2 बार जब रिवीजन हो जाएगा, जब 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, तब आप मेरे लेवल पे आ पाओगे। जैसे मैं बता रहा था, इधर से ये इधर से ये, तब आप उस लेवल पे आप पहुंच पाओगे। डन पीपल। चलिए अभी चालू करते हैं आज का नया टॉपिक, गार, GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब एक बात समझना, गार टॉपिक जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है अभी भी। डेवलपिंग मतलब ये टॉपिक अभी चालू हो रहा है, यू कैन से दैट। मैं आपको थोड़े टाइम बाद ये बताऊंगा कि इंडिया में अभी तक एक भी गार का केस अभी तक नहीं आया है, एक भी गार का केस आया नहीं है। गार है क्या, ये टॉपिक पढ़ते टाइम आपको लगेगा ये क्या पढ़ रहे हैं, बट देखो एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आया है। लेकिन एग्जाम में ये बात अच्छी है कि इसके जो 10 क्वेश्चन मैंने दे रखे कंपाइलर में, आपको रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा करके, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस टॉपिक से मिलता है। तो अब एक बात समझना, गार जो है वो टॉपिक क्या है, वो पढ़ने से पहले अपन 4 वर्ड्स पढ़ते हैं। एक होता है आपका टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स मैनेजमेंट। चारों में फर्क क्या है, चलो हम चालू करते हैं सबसे पहले आपके टैक्स प्लानिंग से। और टैक्स प्लानिंग, क्योंकि आपसे बहुत सारे आपके रिलेटिव बार बार आपको पूछते हैं टैक्स प्लानिंग बता दो सर, हमको टैक्स प्लानिंग बताओ। मेरे भी रिलेटिव बोलते हैं, जब मैं मिलता हूं तो बोले अरे तू इनकम टैक्स पढ़ाता है, मैंने कहा हाँ, बोला टैक्स प्लानिंग बताओ। मैंने कहा प्लानिंग क्या बतानी है, मतलब करो जो करना है वो प्लानिंग करो, तो बोला नहीं टैक्स प्लानिंग बताओ। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि लॉ में जो मैक्सिमम बेनिफिट दे रखे हैं लॉ मेकर्स ने, और लॉ मेकर्स का इंटेंशन है आपको वो बेनिफिट देना, वो बेनिफिट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। लॉ मेकर्स ने जो आपको बेनिफिट दे रखे है, जो एग्जेम्पशन दे रखे है, जो डिडक्शन दे रखे है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना इज कॉल्ड योर टैक्स प्लानिंग। ये तुम्हारा टैक्स प्लानिंग है, ठीक है। जैसे आप एटीसी का लिमिट 1,50,000 है, पूरा यूटिलाइज करो। एटीडी का लिमिट है 25,000, उसको यूटिलाइज करो। आपको 54 में एक घर बेच के दूसरा घर खरीदते हो, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, वो आप यूटिलाइज करो। दैट इज कॉल्ड योर टैक्स प्लानिंग, इसको अपन टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। अब एक बात समझना, एक टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है वो पहले पढ़ लेते हैं। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है सब चीजें सही सही करना, इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। क्या बोलोगे, सब चीजें सही सही करना इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट।
सही सही करने का मतलब होता है कि आपने अगर मान लो अपना एडवांस टैक्स टाइम पे भर रहे हो, अपना जो एडवांस टैक्स है वो टाइम पे भर रहे हो, टीडीएस के रिटर्न टाइम पे फाइल कर रहे हो, आप टीडीएस है वो काट के अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर रहे हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न है वो टाइम पे फाइल कर रहे हो जिससे कि आपको इंटरेस्ट फीस वगैरह ना लगे, दैट इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि चीजें टाइम पे सही सही करना करके, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला आपको एडवांस टैक्स टाइम पे करना, टीडीएस सही टाइम पे काटना, टीडीएस है वो टाइम पे जमा कराना, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स मैनेजमेंट। लेकिन एक बात समझना सर, दो वर्ड और है, दैट इज वन इज द टैक्स अवॉइडेंस एंड वन इज द टैक्स इवेजन। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन इन दो वर्ड में क्या है? मैं बताऊं, देखो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन दोनों में फर्क है। पहले अपन टैक्स अवॉइडेंस पे चलते हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि अगर आप लॉ के लूफॉल का बेनिफिट लेते हो, मतलब आप काम तो लॉ के अंदर ही कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो तो लॉ के अंदर ही कर रहे हो, बट लॉ का आप लूफॉल है वो यूज कर रहे हो, तो जब लॉ का लूफॉल यूज करते हैं उसको बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। मींस आप लॉ के अंदर रह के लॉ के मजे ले रहे हो, हिंदी में बोले अपन लोग तो लॉ के मजे ले रहे हो, लॉ में रहते हुए लॉ के मजे ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। मींस लॉ में कुछ लूफॉल हो गया और वो लूफॉल्स को आप यूज कर रहे हो, आप लूफॉल्स को यूज, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि आप गलत कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लॉ में रह के काम कर रहे हो, बट लॉ के कुछ लूफॉल्स है, वो लूफॉल्स को आप अगर यूज करते हो दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। जैसे एग्जांपल के लिए वोडाफोन का केस लो, आप याद करो। वोडाफोन ने क्या किया था, वोडाफोन को पता था कि अगर मान लो हचेसन अगर इंडिया का कंपनी अगर वो खरीदते इंडिया में ही, तो इंडिया में टैक्स लग जाता हचेसन को। तो हचेसन ने क्या किया था, सीजीपी एक नई कंपनी बनाई थी फॉरेन में, और फॉरेन में एक नई कंपनी बना के, और नई कंपनी जो बनाई थी सीजीपी, वो सीजीपी फॉरेन में कंपनी ही इसलिए बनाई थी जिससे कि वहां पे टैक्स ना लगे, इंडिया में टैक्स ना लगे। और मॉरिशस और जो केमन आइलैंड जहां पे वो कंपनी थी वहां पे टैक्स लगता ही नहीं था। तो इसके लिए एक बात बताओ, इट इज कॉल्ड, वो लॉ में रह के काम किए ना, लॉ में जो लिखा था लॉ के प्रोविजन को यूज किया, बट यहां पे दैट वाज नॉट इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स ना, लॉ मेकर्स का इंटेंशन नहीं था, बट आप लॉ के लूफॉल को यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस, उसको माना बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। और एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन तो भाई साहब आप कुछ गलत ही कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन, इलीगल काम कर रहे हो। इलीगल मीन्स जैसे आपने फेक खर्चे डाल दिए, अगर आपने फेक खर्चे डाल दिए, अपनी सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये तो आप गलत करते हो ना, ये तो लॉ को मतलब ही नहीं हुआ, आप खुद ही कुछ गलत कर रहे हो। जहां पे आप फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड रख रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो करके, ठीक है, आप खर्चों को डमी डाल रहे हो, फॉल्स इनवॉइस ले रहे हो, ये सब तुम्हारे टैक्स इवेजन का पार्ट है। किसका है? टैक्स इवेजन का पार्ट। टैक्स इवेजन तो अलाउ ही नहीं है, उस पर तो अगर टैक्स इवेजन किया तो बड़ी पेनल्टी लगेगी, बड़े फाइन लगेंगे करके, ठीक है, जेल वेल होगा, वो सब होगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। तो देखो चारों वर्ड में फर्क है, पहला टैक्स प्लानिंग, दूसरा टैक्स अवॉइडेंस, तीसरा टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स प्लानिंग मतलब 80C लेना, 54 लेना, 54EC लेना, बेस्ट वे से, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि लॉ के लूफॉल, लॉ में रहते हुए लॉ के लूफॉल्स को यूज करना, लूफॉल्स को यूज करना, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। तीसरा टैक्स इवेजन मतलब गड़बड़ी गड़बड़ करना, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। और टैक्स मैनेजमेंट का मतलब सब चीजें प्रॉपर्ली करना, सेट करना, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स मैनेजमेंट। तो एक काम करिए, ये चारों पढ़ने के बाद आपके कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखे, एक बार देखिए आप लोग। ये चारों पढ़ने के बाद आपके कंपाइलर से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए आप खुद ट्राई करिए पहले एक बार ये देखने का कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। चारों पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2।
चलिए बोलिए डन। डन। अगर आपका हो गया हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो बोलिए डन। भागवानी पायल, भगवानी ने कल अपने आप को कांच में देखा होगा मिरर में, बोलती है प्लास्टिक सर्जरी से कम चलेगा या नहीं चलेगा। चलो डन पीपल। डन सर डन। आगे बढ़े। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन। आज जितने भी क्वेश्चन है वो क्लास में करेंगे गार के, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से एग्जाम में एक आधा बैठेगा। चलिए चालू करेंगे टॉपिक गार। अब एक बात समझना, ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बताऊं, एक होते हैं सार। क्या होता है सार? एक होते हैं सार, सार, और एक होते हैं गार। अब आप बोलोगे सार और गार में क्या फर्क है, तो पहले सार की बात करते हैं। सार का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, या आप बोल सकते हो दैट इज द सार का मतलब होता है दैट इज द आपका स्पेसिफिक, या स्पेशल भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल इज कॉल्ड सार। और एक होता है गार। गार का मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। नाम से पता चलता है वन इज द गार में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, और सार का मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अब एक बात समझना, अगर आपने जब इनकम टैक्स को पढ़ा है तो इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे सार बना रखे हैं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स बना रखे हैं जिससे कि लोग चिटिंग ना करें। ऐसे कौन कौन से रूल अपन ने बहुत सारे पढ़े हैं करके, ठीक है। जैसे आपको याद रहेगा अपन ने पढ़ा सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, क्या आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करोगे तो वो रीजनेबल ही करोगे, अगर अनरीजनेबल किया, एक्सेस किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ये ऑलरेडी सार है, एक स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है, क्योंकि लोग चिटिंग कर सकते थे। और वो लोगों को चिटिंग को पकड़ने के लिए, एक बात समझना, लोगों की चिटिंग को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 डाला। एंड ये सेक्शन में लिखा कि भैया अगर आप कोई भी ऐसा चिटिंग करोगे, आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करोगे तो रीजनेबल अलाउ होगा, अनरीजनेबल डिसअलाउड होगा। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है एक सेक्शन 94A करके ट्रांसफर प्राइसिंग में, 94A, उसमें क्या था पता है, कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो किसी एनजे में लोकेटेड पर्सन के साथ, नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में किसी भी पर्सन लोकेटेड के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया वो डीम टू बी आर्म लेंथ प्राइस, वहां पे डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा एंड ऑल, वो पढ़ चुके हैं। एज वेल एज जैसे अपन ने 222E पढ़ा था, 222E जो है वो लोन, आपको याद है, वो मैंने बताया था दीपिका और मेरा एक कंपनी में दोनों का शेयर होल्डिंग था, और हमने सोचा कि एक काम करो, डिविडेंड क्यों ले, डिविडेंड की जगह हम लोन ही ले लेते हैं ना, तो हमने लोन ले लिया था, और लोन लेके और हमने चीजें है वो मतलब बताई थी। ट्रस्ट टॉपिक में जैसे मैंने आपको 13.3 पढ़ाया, 13.3 के अगर आप रिलेटिव को बेनिफिट देते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो है वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी, और ट्रस्ट की इनकम वो 115 BBI में टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं एक बात बताऊं, इनकम टैक्स में जहां जहां आप प्लानिंग कर सकते थे, जहां जहां आप चिटिंग कर सकते थे, वहां लॉ मेकर्स ने बहुत सारी चीजें डाली। जैसे आप देखोगे एक 43(1) का एक्सप्लेनेशन था कि मैंने बताया था, वो पता है कि आप किसी से ज्यादा वैल्यू पे एसेट खरीदते थे, लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ज्यादा वैल्यू पे एसेट खरीदती थी एंड वापस वो लीज बैक कर देती थी करके, ठीक है, याद है वो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन मैंने बताया था, वहां ऐसा आप चिटिंग करते थे तो लॉ मेकर्स उसके लिए कुछ लेके आए। तो एक बात बताऊं ना, ये जो है, ये सब चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, इसको बोला जाता है सार। पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक ही सार है भाई। ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा टॉपिक, मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती थी, अल्टीमेटली मजे लेती थी। मल्टीनेशनल कंपनियां है वो अल्टीमेटली क्या करती थी, मजे लेती थी। तो मल्टीनेशनल कंपनियां है वो मजे लेती थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लाया, आर्म लेंथ प्राइस मेथड वगैरह, बहुत सारी सेकेंडरी एडजस्टमेंट, बहुत सारी चीजें की कि इंटरेस्ट में आपको 94B में जो है वो 94B में हम आपको कम डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट का 30% ऑफ द EBIT DA से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल कॉल्ड सार, इसको सार बोलेंगे, दैट इज स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। बट एक बात बताओ, गवर्नमेंट थक गई थी, गवर्नमेंट ने इंडिया की पब्लिक को हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब हम तुमसे अब नहीं लड़ सकते, अब हम तुमसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि इंडियन माइंड इज लाइक अ वेरी करप्ट माइंड, मतलब इतना करप्ट माइंड है। अब देखो पता है 56(2)(10) मैंने गिफ्ट वाला पूरा सेक्शन बताया था, वो ब्लैक एंड व्हाइट करते थे, इसके लिए उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्लैक एंड व्हाइट करते थे उसको रोकने के लिए उन्होंने गिफ्ट वाली सेक्शन लाई। जो स्टार्टअप कंपनियां है वो क्या करती थी, मतलब ज्यादा वैल्यू पे शेयर वगैरह इशू करती थी और बहुत बार कैश में पैसा लेती थी, ऐसा करती थी, उसके लिए उन्होंने 56(2)(7) भी लाया।
तो इतनी सेक्शनें डाल दी, इतनी सेक्शनें डाल दी, इतने स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स डाल दिए, लेकिन एक बार गवर्नमेंट है ना वो थक गई, उसने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब अब हम आपसे नहीं लड़ सकते। लोगों को बोला कि आपसे अब हम नहीं लड़ सकते करके, ठीक है। देखो इतने करप्ट माइंडेड लोग होते हैं ना, आपको पता है, आप आजकल मैं इंटर जब पढ़ाता हूं, पहले मैं इंटर नहीं पढ़ाता था, लास्ट के 3-4 साल से मैं इंटर भी पढ़ाता हूं, तो इंटर पढ़ाता हूं तो बच्चा क्या बोलता है, सर ऐसा बताओ ना, कोई चीटिंग करने का तरीका बताओ, कोई चीटिंग करने का तरीका बताओ कि सर फ्रॉड कैसे कर सकते हैं करके, ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते फ्रॉड वगैरह, मत करो फ्रॉड। बोलते नहीं नहीं सर टैक्स में तो वो तो बताओ ना, मतलब हम तो फ्रॉड करना चाहते हैं, हम तो मतलब लोगों को फैसिनेटिंग लगता है ना कुछ ऐसे फ्रॉड करने वाला, ओ भाई साहब देखो एकदम हम वो बनना चाहते हैं हर्षद मेहता, या दूसरा वो स्कैम 2003 वाला, और वैसा बनना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, जब लोगों का दिमाग इतना करप्ट है इंडिया में, गवर्नमेंट बेचारी बहुत सारे सार लाती गई लाती गई लाती गई लाती गई, और तो भी फिर वोडाफोन जैसे केस होते गए, कोई ना कोई केस होते गए, कहीं ना कहीं लोगों को प्लानिंग करते गए। एक बात बताऊं, फिर गवर्नमेंट थक गई, और गवर्नमेंट ने थक हार के अरुण जेटली जी ने एक कॉन्सेप्ट लाया इंडिया में, दैट इज कॉल्ड गार। एक कॉन्सेप्ट लाया इंडिया में, दैट इज कॉल्ड गार। अब एक बात समझो, लोगों को लगता है सबको विजय माल्या बनना है यहां पे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब ये सब चीजें ला लिए, बट ये चीजें सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो, एक बात बताओ, लूपहोल निकाल ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से तो लोग क्या करते हैं, लूपहोल निकाल ही लेते हैं और टैक्स अवॉइड कर ही लेते हैं। देखो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में एक ही फर्क है। टैक्स प्लानिंग लॉ मेकर्स ने इंटेंशन से दिया है, आपको दिया है आप एटीसी का डिडक्शन लो, आपको दिया है 10AA में आप 15 साल तक डिडक्शन लो, आपको दिया है आप एग्जेम्पशन लो। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या है, लॉ मेकर्स का इंटेंशन ऐसा नहीं था, बट आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हो, आप ऐसा जो है वो कुछ गलत कर रहे हो करके, ठीक है, आप ऐसा कुछ है वो गलत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। लॉ मेकर्स ने सोचा कि भाई साहब इस इंडिया वालों से नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक टॉपिक लाया दैट इज कॉल्ड गार। और गार में क्या लिखा पता है, कि अगर आप कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करते हो, कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करते हो, और उस अरेंजमेंट में आपको जो टैक्स बेनिफिट होने वाला है, वो टैक्स बेनिफिट आपका 3 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, मतलब आप कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जिसमें टैक्स बेनिफिट होने वाला है वो 3 करोड़ से ज्यादा है, तो हम उसको इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीजें ऐसे कर रहे हो जो कि मतलब जिसका कमर्शियल, यू कैन से दैट, जिसका जो है वो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मींस लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, और लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, मींस आप ऐसी कोई चीजें कर रहे हो जो कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, जो ऐसा करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है, बट आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हो। और अगर आपका टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बना देंगे और आप पे गार लगा देंगे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। मतलब भले आप लॉ में रह के कर रहे हो, भले आप लॉ में रह के कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, लॉ के मजे ले रहे हो। आप जो है वो क्या कर रहे हो, लॉ के मजे ले रहे हो, मतलब लॉ मेकर्स का इंटेंशन नहीं है, बट आप लॉ के लूपहोल्स को यूज कर रहे हो, और वो लूपहोल्स को यूज करके आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हो। वो 3 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, मतलब छोटे छोटे केसेस को नहीं पकड़ेंगे। अगर 3 करोड़ से ज्यादा है तो आपका जो अरेंजमेंट है ना, उस अरेंजमेंट को हम इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बना देंगे, हम इम्परमिजिबल अवॉइडेंसमेंट अरेंजमेंट बना देंगे, इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बना देंगे। और अगर आपका इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन गया तो वहां पे गार लग जाएगा, और अगर गार लग गया तो फिर वो ट्रांजैक्शन को रिकैरेक्टराइज करेंगे। आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन को नहीं मानेंगे, रिकैरेक्टराइज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात समझना, होता क्या है, 1-2 एग्जांपल लेता हूं तो आप थोड़ा उसको समझ पाओगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक यूके है और ये इंडिया है। अब इंडिया और यूके का एक अग्रीमेंट है, मान लो एग्जांपल के लिए यूके और इंडिया का एक अग्रीमेंट है, और उस अग्रीमेंट में यह बोला है कि यूके का कंपनी जो है वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है और इंडिया में इंडियन कंपनी का शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है, अगर इंडियन कंपनी का शेयर होल्डिंग 10% और मोर है, तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया में टैक्स लगेगा 20% की रेट से, और अगर 10% से कम है तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंडिया यूके का DTAA है,
दोनों कंट्री ने यह बोला कि अगर यूके का कोई कंपनी है, इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अगर उसका 10% और मोर का होल्डिंग है तो इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया में टैक्स पे नहीं करना। अगर इंडिया में 10% का होल्डिंग है तो इंडिया में टैक्स पे करना, अदरवाइज इंडिया में टैक्स नहीं भरना। अब देखो होता क्या है, फॉरेन का एक कंपनी है और फॉरेन का एक कंपनी है जिसका नाम है, फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है फॉरेन का जिसका नाम है किम आईएनसी। अब किम आईएनसी क्या करता है, इंडिया में इन्वेस्ट करता है और इंडिया में इन्वेस्ट करता है, उसकी शेयर होल्डिंग 19% है, तो 19% है तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। आंसर इज यस, बिकॉज 10% और मोर हो गया, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि इंडिया में 19% डायरेक्ट होल्डिंग नहीं करते, क्योंकि डीटीडब्ल्यूए जो है वो बोलता है कि अगर 10% और मोर का होल्डिंग है तो इंडिया में टैक्स लगेगा। तो इन्होंने क्या किया पता है, ये किम आईएनसी ने 200% सब्सिडरी कंपनी बना दी यहीं पे। एक बात बताओ, इन्होंने दो कंपनियां बना दी यूके में ही, एक का नाम दिया ए और एक का नाम दिया बी, और बोला 19% है ना, तो एक काम करो ना, 100% सब्सिडरी कंपनियां बनाई, दो कंपनियां बनाई, और ये दो कंपनियां बना के और इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने इंडिया में 9.5% इन्वेस्ट किया और इस कंपनी ने भी इंडिया में 9.5% इन्वेस्ट किया। अब एक बात बताओ, यहां पे ये दो कंपनियां बनाने का कोई सब्सटेंस है क्या भाई? यहां पे इन दो कंपनियां बनाने का कोई कमर्शियल सब्सटेंस है क्या? आंसर इज नो। ये सिर्फ इसलिए बनाई गई कि जिससे कि इंडिया में टैक्स ना लगे, और ये डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट ले पाओ 10% वाला जो उसमें लिमिट दे रखा है। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे सब्सिडियां बना दी बहुत सारी, तो यहां पे गार लगेगा। यहां पे जो ये अरेंजमेंट है इसको इम्परमिजिबल अवॉइडेंसमेंट अरेंजमेंट डिस्कस, वो मतलब इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, IAA है, वो डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर देगा और बोलेगा नहीं, ये दोनों कंपनियां एक ही है, ये दोनों कंपनियां एक है और हम मानेंगे आपका शेयर होल्डिंग यहां 19% और इंडिया में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड गार। तो अल्टीमेटली एक बात बताऊं, अगर गार पहले से होता ना तो वोडाफोन का केस लॉ होता ही नहीं। गार अगर पहले से होता तो वोडाफोन का केस लॉ होता ही नहीं, क्योंकि वोडाफोन ने किया ही ये था भाई, टैक्स ट्रीटी के मजे लेने के लिए, लॉ के मजे लेने के लिए, लॉ के लूफॉल्स के मजे लेने के लिए आप क्या करते हो, कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करते हो और जिसमें आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ज्यादा होने वाला है। मतलब जो अरेंजमेंट में टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ज्यादा होने वाला है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस अरेंजमेंट को इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर देगा। और अगर उसको इम्परमिजिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर दिया तो आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना उसको रिकैरेक्टराइज करेगा, बोलेगा नहीं नहीं, यहां 9.5 हम नहीं मानेंगे, यहां मानेंगे कि भैया आपका होल्डिंग है वो आपका 19% है और 19% है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इंडिया में टैक्स लगेगा, भले यहां इंडिविजुअल कंपनियां बना के। तो कुल मिला के मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वन वर्ड में इस टॉपिक को बोलना है तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ भी आप ऐसा करते हो, इट इज अ टैक्स अवॉइडेंस। कुल मिला के ये टॉपिक कहां लगता है, जहां टैक्स अवॉइडेंस होता है। टैक्स अवॉइडेंस मतलब लूफॉल का मजा ले रहे हो आप, कुल मिला के आप लॉ में रहते हुए लॉ के लूफॉल्स के मजे लेते हो, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। तो कुल मिला के आप क्या करते हो, ऐसा कोई अरेंजमेंट करते हो टैक्स अवॉइडेंस के लिए, और उस अरेंजमेंट में जो टैक्स बेनिफिट होने वाला है वो 3 करोड़ से ज्यादा है, तो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि भैया आप पे गार लगा लेगा, और गार लगा के आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकैरेक्टराइज करेगा। क्या करेगा, रिकैरेक्टराइज करेगा, और रिकैरेक्टराइज करके और आप पे टैक्स ले लेगा करके, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ करते हो आज की डेट में, देखो आज की डेट में आप अगर टैक्स अवॉइडेंस करना चाहते हो, देखो टैक्स इवेजन ऐसे भी इलीगल है, वो तो कर ही नहीं सकते आप, वो करते हो तो ऐसे भी मारे जाते हो, धरे जाते हो। टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो, टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हो, ये टॉपिक कहां लगेगा, गार कहां लगेगा, जहां आप लॉ के लूफॉल के मजे ले रहे हो और उसकी वजह से आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो टैक्स बेनिफिट अगर 3 करोड़ से ज्यादा है तो भैया हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे गार लगा लेगा। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स बनाए गए और उसमें बोला गया कि आपका जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को वो लोग रिकैरेक्टराइज कर लेंगे, या जो ट्रांजैक्शन है उसको डिसरिगार्ड कर लेंगे, जो पार्टियां है उसको, दोनों पार्टियों को एक मान लेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो डिपार्टमेंट कर सकता है। आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक गार में एक भी केस पकड़ा है क्या? टिल नाउ अभी तक मैं बताऊं, ये गार टॉपिक 2018 के आसपास आया था और 2018-19 से ये गार टॉपिक लग रहा है, अभी तक एक भी केस गार में आया नहीं है। मतलब अभी तो ये टॉपिक डेवलपिंग टॉपिक है करके, ठीक है। बट अब देखो लोगों के लिए चिटिंग करना मुश्किल हो गया, लोगों के लिए चिटिंग करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई भी ऐसा, अगर आप बोलते हो टैक्स प्लानिंग, बट दैट इज नॉट अ टैक्स प्लानिंग। प्लानिंग किसको बोलते हैं, जिसमें लॉ मेकर्स का इंटेंशन था, आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हो, आप लॉ के लूफॉल के मजे ले रहे हो, और जब लूफॉल के मजे लोगे तो इनका ये टॉपिक लग जाएगा।
लूपहोल के मजे लोगे तो ये टॉपिक है वो लग जाएगा। ये टॉपिक अभी डेवलपिंग टॉपिक है, ये टॉपिक अभी तक लगा नहीं है करके किसी पे, बट डेवलपिंग टॉपिक है। एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपको देखे जाएगा यहां से। चलिए आ जाइए सब लोग, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, गार क्या दे रखा है मैंने, देखिए, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर shall apply in addition to or in lieu of any other basics of determination of tax liability। मतलब बाकी प्रोविजन है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, ये इससे इन एडिशनल है। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल दैट इज कॉल्ड सार वुड बी एप्लीकेबल इन द रेस्पेक्टिव केसेस, जहां जहां सार लगते हैं वहां सार लगेंगे। सम एग्जांपल ऑफ द सार इज 48(2) या 94(a) या 222(e) और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन दैट इज कॉल्ड सार। नाउ गार इज ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऑल्सो। ये मैं DTAA में भी आपको पढ़ाया था कि देखो DT नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो DTAA के प्रोविजन है और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन, DTAA के प्रोविजन है वो ओवरराइड करते हैं क्योंकि दैट इज द स्पेसिफिक प्रोविजन। बट गाइस गार के प्रोविजन ऐसे है ना जो DTAA को भी ओवरराइड कर लेते हैं। गार के प्रोविजन ऐसे है जो DTAA को भी क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, तो गार इज प्राइम, DTAA भी फेल है सब करके। ठीक है, आप यहाँ DTAA का बेनिफिट ले रहे थे, 2 कंपनियां बना रहे थे, 9.5 कर रहे थे, तो यहां पे उसको भी ये लोग क्या करेंगे, आप DTAA का बेनिफिट भी आपको नहीं देंगे। तो गार कुल मिला के एकदम हनुमान है हमारे यहाँ पे। गार कब लगता है, गार वुड अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द टैक्स बेनिफिट इन द एग्रीगेट बाय ऑल एंटरप्राइज आउट ऑफ एन अरेंजमेंट इज एन असेसमेंट ईयर एक्सीड 3 करोड़। गार तब लगेगा जब कोई अरेंजमेंट आप कर रहे हो और उस अरेंजमेंट में ऑल एंटरप्राइज को सबको मिला के जो टैक्स बेनिफिट होने वाला है वो टैक्स बेनिफिट अगर 3 करोड़ से ज्यादा है तो गार लगाया जाएगा। छोटे छोटे केसेस में आपने अगर मान लो छोटा छोटा लूफॉल का बेनिफिट ले लिया तो वहां पे गार नहीं लगेगा। जहां पे जो अरेंजमेंट में जितने लोग मिले हैं सबका मिला के अगर टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ज्यादा है तो गार लगेगा, ये टॉपिक लगेगा। गार प्रोविजन आर एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1819 से ये प्रोविजन आया, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले से ये टॉपिक आया। गार इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, गार यहां पे 2 केसेस में नहीं लगेगा। अब आपको ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। गार कहां नहीं लगेगा, एक तो FII हु हैज इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटी इन इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड हैज नॉट टेकन एनी बेनिफिट अंडर द DTAA। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई FII है, उन्होंने किसी की अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर परमिशन लेके इन्वेस्ट किया, जैसे सेबी है या RBI है, उनकी प्रायर परमिशन लेके इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं और वो कोई DTAA का बेनिफिट नहीं लेते, तो उस पर्टिकुलर केस में उन पे गार नहीं लगेगा, उन पे गार नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी FIIs है जो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी मार्केट में इंडिया में विद द प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड हैज नॉट टेकन एनी बेनिफिट अंडर द DTAA, तो उन पे जो गार है वो नहीं लगेगा। एंड दूसरा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द नॉन रेजिडेंट इन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द FII। अब FII क्या करती है, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू करती है और अगर उसमें किसी नॉन रेजिडेंट ने इन्वेस्ट किया है तो उस पे गार नहीं लगेगा करके। ठीक है, तो आप सिंपल सा आप इतना सा याद रख सकते हो यहां पे कि गार नहीं लगेगा FIIs के केस में। FIIs है उनके केस में गार नहीं लगेगा और FIIs के जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, उसमें किसी नॉन रेजिडेंट ने इन्वेस्ट किया है उस पे भी गार नहीं लगेगा। तो फिर गार कहां लगेगा, तो देखिए गार क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 9 सेक्शन 95 है। सेक्शन 95 बोलती है, समझने की कोशिश करना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार। गार कब लगता है, तो देखिए गार में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 95 क्या बोलती है। सेक्शन 95 बोलती है गार प्रोवाइड दैट अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय असेसी, असेसी ने कोई अरेंजमेंट में एंटर किया है, may be declared to be an impermissible avoidance arrangement and the consequence in relation to the tax arising therefrom may be determined as per the provision of this chapter। तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि भैया अगर आप कोई अरेंजमेंट में एंटर कर रहे हो, वो अरेंजमेंट आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर हो सकता है और उसकी वजह से जो है आपका जो टैक्स है वो इस चैप्टर के हिसाब से निकाला जाएगा। आपका कोई अरेंजमेंट है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, वो बन सकता है। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आगे देखेंगे। आगे बोलता है कि दिस सेक्शन स्टार्ट विद द नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज व्हिच मींस इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद प्रोविजन इन अदर सेक्शन देन दिस सेक्शन शैल प्रिवेल ओवर द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन। मतलब अदर प्रोविजन में और इस प्रोविजन में अगर कोई भी क्या बोलते हैं दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो गार के प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे। बस नॉर्मल प्रोविजन और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो गार के प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे, क्योंकि गार के प्रोविजन अगर आप बेयर एक्ट से सेक्शन 95 पढ़ोगे वहां चालू होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मींस यहां पे बोला सब इनकम टैक्स के प्रोविजन धरे जाएंगे, अल्टीमेटली गार के प्रोविजन है वो एकदम शक्तिमान है, वो एकदम हनुमान है, तो गार के प्रोविजन लगेंगे। अब आप बोलोगे
आप बोल रहे हो कि डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बना सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होता क्या है, IAA। तो ये अगली सेक्शन में दे रखा है कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब बनाते हैं। तो देखिए सेक्शन 96 क्या बोलती है कि IAA मींस एन अरेंजमेंट, ऐसा कोई अरेंजमेंट विच सेटिस्फाइड द टू कंडीशन। देखो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपका अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन सकता है, IAA बन सकता है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई थी। दो कंडीशन कौन सी? सबसे पहला तो यह है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव उस अरेंजमेंट के पीछे टैक्स बेनिफिट लेना है। मींस आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, वो आपका टैक्स बेनिफिट लेना है, इंडिया में टैक्स कम भरना है, दैट इज द वन बेनिफिट। एंड दूसरी कंडीशन उसके साथ साथ में यह है कि अगर मान लो, दूसरी कंडीशन आप ऐसा समझ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज करते हो जो जनरली लोग नहीं करते। मींस आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि आपका टैक्स बेनिफिट लेना है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन आपका ऑब्जेक्टिव है वो टैक्स बेनिफिट लेना है। एंड इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है, आप ये समझिए कि कुछ चीजें आप ऐसी करते हो जो जनरली लोग नहीं करते हैं। मतलब जनरली इन द बिजनेस या जनरली इन द मार्केट लोग ऐसी चीजें नहीं करते, बट आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो टैक्स बेनिफिट इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। उसके साथ में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो नॉर्मली लोग नहीं करते, जो जनरली लोग नहीं करते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई तो आपका अरेंजमेंट है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। एंड ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट कितना होना चाहिए, 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तब आपका गार लग जाएगा। 3 करोड़ से ज्यादा है तो गार लगेगा। तो देखिए आप बोल रहे हो सर नॉर्मली लोग नहीं करते और ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्या हो सकता है करके। ठीक है, चलिए ऑफशोर्स का मतलब होता है आदित्य जो बाहर करके, ऑफशोर मतलब बाहर, एक तो होता है इंडिया में, एक इंडिया से बाहर, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर। चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे SEZ इंडिया के बाहर माना जाता है, IFS से इंडिया के बाहर ही माना जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफशोर। वहां पे जो होता है उसको भी ऑफशोर बोला जाता है। चलिए सबसे पहले इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है। तो IAA मींस अ अरेंजमेंट विच सेटिस्फाइड द टू कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, मेन पर्पज और वन ऑफ द मेन पर्पज फॉर विच इज टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। भाई पहला पर्पज आपका जो अरेंजमेंट का ये है, आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हो, आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहोगे और टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, और टैक्स बेनिफिट आपका कितना होना चाहिए, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। सब अरेंजमेंट में मिला के, सब पार्टियों का मिला के टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इन 5 में से कोई एक, मींस यहां सबके बीच में और लिखा हुआ है, सबके बीच में और लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो पहली चीज टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, और दूसरी इन 5 में से कोई एक चीज हो जाती है। 5 में से एक चीज, पहली चीज क्या, देखिए अगर आप कोई ऐसा क्रिएट करते हो, क्रिएट राइट और ऑब्लिगेशन, ऐसी कोई राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हो विच आर नॉट ऑर्डिनरली क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग एट द आर्म लेंथ। मतलब जो आर्म लेंथ पे लोग काम करते हैं, जो जनरली लोग काम करते हैं, उनके बीच में ऐसा राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, और आप ऐसा राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो करके, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है करके, ठीक है, और वो टैक्स बेनिफिट आपका 3 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे इसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना जा सकता है। दूसरा, या फिर आप क्या कर रहे हो, टैक्स बेनिफिट ले रहे हो और उसके साथ साथ में आप क्या कर रहे हो पता है, रिजल्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मिसयूज और अब्यूज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आप जो एक्ट के प्रोविजन है उसको आप मिसयूज कर रहे हो, आप गलत यूज कर रहे हो, आप अब्यूज कर रहे हो प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है या फिर DTAA के प्रोविजन भी आ जाएंगे, उसको आप मिसयूज कर रहे हो, आप उसको अब्यूज कर रहे हो, और आप टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन जाएगा। तीसरा, आप कहीं पे भी कुछ ट्रांजैक्शन में ऐसे एंटर्ड करते हो या ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो विच आर नॉट ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड फॉर द बोनाफाइड पर्पस। बोनाफाइड पर्पस के लिए नॉर्मली ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बट आप जानबूझ के ये कर रहे हो, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो करके, ठीक है, मींस ऑर्डिनरली लोग ऐसा नहीं करते, बट आप ऐसा कुछ कर रहे हो करके, ठीक है। या फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है ना, वो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें आपका कमर्शियल कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, या डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अब आप बोलोगे डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, मैंने हर चीज का एग्जांपल लिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो मैंने क्या बोला, कमर्शियल सब्सटेंस, जैसे मैं इस एग्जांपल में ले रहा था। एक बात बताइए, एक फॉरेन का कंपनी है, वो डायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करता तो इंडिया में टैक्स लगता,
अब वो क्या कर रहा है, 2 कंपनियां बना रहा है। अब ये 2 कंपनियां बना के इंडिया में 9.5, तो ये क्या कर रहा है, एक तो टैक्स बेनिफिट ले रहा है और दूसरी चीज यहां पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ना। एक बात बताओ, 2 सब्सिडरी कंपनी बनाने से आपका कमर्शियली डिसीजन पे तो कोई इंपैक्ट आ नहीं रहा है, कमर्शियली तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ आप टैक्स पर्पस के लिए ऐसा कर रहे हो, तो यहां पे गार लग सकता है। तो देखो यहां पे बड़ा सिंपल है कि कोई भी अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब माना जाएगा, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हो और उसके साथ दूसरी कंडीशन 1 2 3 4 5 में से कोई एक। पहला, आप कोई भी ऐसा राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। दूसरा, अगर आप मिसयूज करते हो, अब्यूज करते हो प्रोविजन ऑफ द लॉ के। तीसरा, आप कोई भी ऐसे एंटर करते हो ट्रांजैक्शन में जो ऑर्डिनरीली बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं है। एंड चौथा, आपका लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है और पांचवा आपका डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो और साथ में इसमें से कोई एक, और अगर आपका टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे वो ट्रांजैक्शन को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे आपके ट्रांजैक्शन शैल बी डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस कब माने जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्या, लॉ मेकर्स ने ही दे रखा है कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस कब माने जाएंगे, कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमारा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, ये कब माना जाएगा। तो देखिए नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, सबसे पहला, अगर आपका ट्रांजैक्शन है उसका सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स फॉर्म, मींस उसका जो सब्सटेंस है और फॉर्म के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब ये सब्सटेंस और फॉर्म आप अकाउंट में भी पढ़ते हो, तो जो सब्सटेंस है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द फॉर्म, दिस इज कॉल्ड योर फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस का केस है। में सब्सटेंस अलग है और उसका फॉर्म अलग है, मतलब कुल मिला के आप अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, यहां पे कुल मिला के आपका फॉर्म अलग है और सब्सटेंस अलग है, उसका मेन सब्सटेंस इज डिफरेंट बट फॉर्म इज डिफरेंट, तो उस केस में यह माना जाएगा कि आपका ये लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। एग्जाम्पल के लिए, अ ट्रांजेक्शन हैज बीन स्टेटेड टू बी सेल एंड लीज ट्रांजेक्शन, जैसे आपने कोई एसेट को सेल किया और वापस से लीज बैक ले लिया, बट अल्टीमेटली भैया ये आपने पेपर पे बताया है, अल्टीमेटली ऐसा नहीं किया। अल्टीमेटली सब्सटेंस इट इज ओनली अ मेक एंड बिलीव स्टोरी, आप ऐसी स्टोरी बना रहे हो। क्या कर रहे हो, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको मैंने बताया था वहां पे लॉस मेकिंग कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एक असेट बेचेगी हाई वैल्यू पे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी डेप्रिसिएशन लेगी और वो असेट को वापस से लीज बैक कर देगी। तो यहां पे देखो ना, आप जो फॉर्म बता रहे हो, आप जो पेपर पे बता रहे हो वो अलग है, बट इट इज जस्ट अ मेक एंड बाय स्टोरी है। ये ऐसा है नहीं, आप ले किस लिए रहे थे, आप कर किस लिए रहे थे, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड योर सब्सटेंस इज सब्सटेंशियली डिफर फ्रॉम इट्स फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड योर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। सो पहला पॉइंट क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना कि आपका जो सब्सटेंस है ना वो आपका डिफर करता है उसके फॉर्म से, सब्सटेंस डिफर करता है फॉर्म से। दूसरा, क्या द ओनली पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सच लोकेशन ऑफ असेट या ट्रांजैक्शन या प्लेस ऑफ अ रेजिडेंट ऑफ अ पार्टी is to obtain the tax benefit or there is no substantial commercial purpose for selecting such location of a asset, transaction or place of residence of any party। अब एक बात समझना, इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी ऐसी लोकेशन को सेलेक्ट करते हो किसी असेट की या ट्रांजैक्शन की, किसी प्लेस ऑफ रेजिडेंस की, किसी पार्टी के लिए, वो लोकेशन आप सिर्फ इसलिए सेलेक्ट करते हो जिससे कि आप उसमें टैक्स बेनिफिट ले पाओ। एग्जांपल के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल, वोडाफोन वाला। एक बात बताओ, वोडाफोन केस में उन्होंने मॉरिशस में कंपनी क्यों डाली, उन्होंने केमन आइलैंड में कंपनी क्यों डाली, वो लोकेशन सेलेक्ट क्यों की थी, सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया कि भैया जो आपने कोई लोकेशन सेलेक्ट की है, आपने कोई ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किया है, आपने कोई प्लेस सेलेक्ट किया है, किसी भी पार्टी को आपने उसमें अकोमोडेट किया है, वो इसलिए किया है कि आप टैक्स बेनिफिट ले पाओ। तो इस पर्टिकुलर केस में, जैसे वोडाफोन वाले एग्जांपल में मैंने बोला था, टैक्स हेवन कंट्री है मॉरिशस एंड आपका जो केमन आइलैंड है, केमन आइलैंड मॉरिशस वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पे आप कंपनी बना क्यों रहे हो, सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपका डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस माना जाएगा। एग्जांपल के लिए, जैसे अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ए लिमिटेड ऑफ द नीदरलैंड एंड बी लिमिटेड ऑफ हांगकांग इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ दैट इज कॉन्ड्यूट सी लिमिटेड इन द टैक्स हेवन कंट्री। कॉन्ड्यूट का मतलब होता है एक इंटरमीडिएटरी, एक इंटरमीडिएटरी सी लिमिटेड है, वो आपने टैक्स हेवन में बनाया और उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, ये एग्जांपल मैंने वही वाला लिया है करके, ठीक है। कि एक बात बताओ, नीदरलैंड का जो कंपनी था और हांगकांग का कंपनी था,
ये दोनों कंपनी इंडिया की कंपनी को बेच रहे थे तो इंडिया में कर लेते भाई। तुमने टैक्स हेवन में जाके और वहां पे कंपनी को क्यों बेचा? आपने वो लोकेशन क्यों सेलेक्ट की? आपने वहां की एंटिटी को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो ये तुम्हारा डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस माना जाएगा। एक बात बताओ, आज की डेट में गार नहीं, आज की डेट में वोडाफोन केस लॉ नहीं आएंगे आगे जाके, क्योंकि ऐसे जब प्रोविजन ला लिए तो डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, जो मतलब आपको बोलते हैं ना वो अनविलिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल या वैसा कुछ बोलते हैं, वैसा हो जाएगा करके आपके ट्रांजैक्शन को वो तोड़ देंगे और वो बोलेंगे आपका लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, इसमें गार लग जाएगा सीधा। तो आज की डेट में वोडाफोन जैसे केस नहीं होंगे, वोडाफोन जैसे केस है वो हो गए पहले, अब आज की डेट में नहीं होंगे। तो देखिए लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, या तो आपका सब्सटेंस है वो उसके फॉर्म से टोटली डिफरेंट है, ड्रास्टिकली डिफरेंट है। दूसरा, कोई भी आप सिलेक्शन करते हो किसी लोकेशन ऑफ असेट का, ट्रांजैक्शन का, प्लेस ऑफ रेजिडेंट ऑफ एनी पार्टी, और वो इसलिए कर रहे हो सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, बाकी इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक बात बताओ, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं और आदित्य इंडिया में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब मुझे पता है इंडिया में ट्रांजैक्शन करेंगे तो टैक्स लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों दुबई जाते हैं और दुबई में जाके वो ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहां पे मैंने प्लेस जो लोकेशन दुबई सेलेक्ट किया वो सिर्फ किस लिए किया, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो ये माना जाएगा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। क्या है, डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तीसरा, अरेंजमेंट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिजनेस रिस्क और नेट कैश फ्लो आउटफ्लो ऑफ द पार्टी टू द अरेंजमेंट बट ओनली टू एट्रीब्यूट टैक्स बेनिफिट। आप कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जिससे आपका कोई बिजनेस रिस्क पे फर्क नहीं आ रहा है, आपका नेट कैश आउटफ्लो भी नहीं हो रहा है एक्सचेंज, बट आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो किस लिए, सिर्फ एंड सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। जैसे ए लिमिटेड लोकेटेड इन द टैक्स हॉलीडे आर टेकन अ प्लांट एंड मशीनरी ऑन द रेंट ऑफ 4 करोड़ फ्रॉम द सिस्टर कंसर्न। तो देखो एक कंपनी है जो टैक्स हॉलीडे में है, टैक्स हॉलीडे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है जो टैक्स हॉलीडे में, ग्रुप कंपनी है टैक्स हॉलीडे में, उसने एक प्लांट एंड मशीनरी 4 करोड़ में भाड़े पे ली किसी सिस्टर कंसर्न से एंड गिवन ऑन रेंट टू द अनदर सिस्टर कंसर्न फॉर द 10 करोड़। अब एक बात समझिए, जैसे ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बी लिमिटेड, ये कंपनी है सी लिमिटेड। अब तीनों जो है वो ग्रुप कंपनियां है, तीनों का मालिक एक है। अब एक बात बताओ, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड को असेट रेंट पे चाहिए। अब इनको पता है कि अगर मान लो इसको यहां पे रेंट पे दिया 4 करोड़ में, 4 करोड़ में रेंट पे दिया तो क्या होगा कि इधर भाई 4 करोड़ की इनकम आएगी और इधर 4 करोड़ का खर्चा आएगा, इधर 4 करोड़ की इनकम आएगी, इधर 4 करोड़ का खर्चा आएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम इसमें एक काम करते हैं, एक किसी और अपनी कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है या जिसके पे टैक्स नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया, यही वाली असेट जो है वो उन्होंने पहले सी लिमिटेड को रेंट पे दी 4 करोड़ में। तो देखो ए लिमिटेड के जो भी नेट कैश फ्लो वगैरह है, बिजनेस रिस्क वगैरह, उस पर फर्क नहीं पड़ा, उनकी इनकम 4 करोड़ ही है। अब सी लिमिटेड क्या करती है, वही वाली असेट इसको रेंट पे देती है 10 करोड़। तो बी लिमिटेड क्या करेगी, पीएनडल के डेबिट में खर्चा कितना डालेगी, 10 करोड़ का डालेगी। और सी लिमिटेड तो एक ऐसी कंपनी है ना जिसके हाथ में सब इनकम एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो टैक्स हेवन में है। तो देखिए आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसा अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें आपकी बिजनेस रिस्क या नेट कैश आउटफ्लो है, देखो ग्रुप कंपनियां हैं, ग्रुप कंपनियां आपस में ये कर रही है, तो यहां पे आप जो ये कर रहे हो ये मेन बेनिफिट टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आप कर रहे हो। आप टैक्स बेनिफिट लेने के लिए मेनली आप ऐसा कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पे डिपार्टमेंट है वो गार लगा देगा और गार लगाएगा और इस ट्रांजैक्शन को ये मानेगा कि नहीं ये ट्रांजैक्शन है, ये गलत है। ये माना जाएगा ये ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को है वो रेंट पे दिया है और इसको खर्चा जो है वो 10 करोड़ अलाउ ना करके सिर्फ 4 करोड़ है वो अलाउ कर देगा, ऐसा कर सकता है। तो देखिए आप कोई ऐसा अरेंजमेंट करते हो डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द बिजनेस रिस्क और नेट कैश आउटफ्लो ऑफ द पार्टी टू द अरेंजमेंट बट ओनली एट्रीब्यूट द टैक्स बेनिफिट। चलिए उसके बाद अगर आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वॉल्व है क्या, राउंड ट्रिपिंग करते हो। राउंड ट्रिपिंग का मतलब पैसे को घुमाना, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग। डोंट वरी, मैंने एग्जांपल लिया है। आप राउंड ट्रिपिंग करते हो विच इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट इन विच थ्रू सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन funds are transferred amongst the parties and such transaction have not substantially commercial purpose other than obtaining tax benefit। सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आप करते हो राउंड ट्रिपिंग करते हो, मींस पैसा घुमाते हो। राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है पैसा घुमाना, और उसमें कोई भी ऐसा कोई उस ट्रांजैक्शन में सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, देखिए सबसे पहला, अ ग्रुप कंपनी इन प्रॉफिट ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ market and gives loan to the sister concern interest free
एंड द क्लेम इट इज टू बी द बिजनेस पर्पस। अब एक बात बताओ, एक ग्रुप कंपनी है, उसने क्या किया, मार्केट प्रॉफिट मेकिंग है, मार्केट से लोन लिया। अब मार्केट से जो लोन लिया, मार्केट से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट जाएगा। अब इंटरेस्ट जाएगा तो वो ग्रुप कंपनी जो प्रॉफिट वाली है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेगी, और वो क्या करती है, एज इट इज वो लोन अपने सिस्टर कंसर्न को विदाउट इंटरेस्ट दे देती है और बोलती है कि ये तो बिजनेस पर्पस के लिए है, ये भैया आप जो है वो किसी और को बनाना करके, ठीक है, यहां बनाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ये राउंड ट्रिपिंग है। भाई वो दूसरी कंपनी खुद ही तो लोन ले सकती थी, अगर दूसरी कंपनी है वो खुद लोन ले सकती थी, आप क्यों लोन ले रहे हो, आप लोन लेके क्यों दे रहे हो फ्री ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, इंडिया में इनकम टैक्स को कम करना चाहते हो, आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हो, आप ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो यहां पे ये भैया गार लगा लेगा। तो देखिए आप राउंड ट्रिपिंग कर रहे हो, विच इंक्लूड एनी अरेंजमेंट टू विच थ्रू सीरीज ऑफ द ट्रांजेक्शन फंड्स आर ट्रांसफर अमंग्स द पार्टीज एंड सच ट्रांजेक्शन हैज नॉट सब्सटेंशियली कमर्शियल पर्पस अदर देन ऑब्टेनिंग द टैक्स बेनिफिट। भैया सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेना आपका ऑब्जेक्टिव है, बाकी उससे कोई कमर्शियली जो सब्सटेंशियली इससे कोई चेंज नहीं होने वाला। तो देखिए दूसरा एग्जांपल और है, जैसे अ कंपनी एक्स लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ द ग्रुप कंपनी, वो ग्रुप कंपनी का शेयर खरीदता है from another group company at a high value and sell it to the another group company at low value and this result in the loss to X limited, this transaction can be a vice versa। एक बात बताओ, जैसे किसी कंपनी को फॉर एन एग्जांपल इस बार बहुत ज्यादा, एक कंपनी है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन, अब उसको लॉस चाहिए, तो वो लॉस चाहिए के लिए क्या करता है पता है, एक ग्रुप कंपनी से बहुत हाई वैल्यू पे असेट खरीदता है, शेयर खरीदता है, और दूसरी ग्रुप कंपनी को कम वैल्यू पे बेच देता है, तो लॉस बनाता है और वो लॉस को प्रॉफिट से सेट ऑफ मार देता है। तो अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो भैया एक बात बताऊं, जो प्रैक्टिकली आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हो, आप अपनी ग्रुप कंपनी से शेयर खरीद रहे हो, अपनी ग्रुप कंपनी को शेयर बेच रहे हो, आप लॉस बुक कर रहे हो अपने पास में क्योंकि आपको लॉस की जरूरत थी और टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, तो वहां पे गार लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे इन्होंने बोला कि इट इज इररिलेवेंट दैट फंड्स इन्वॉल्व इन द राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग कैन बी ट्रेस्ड टू एनी फंड ट्रांसफर और रिसीव, डायरेक्ट नेक्सस इज नॉट रिलेवेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया डायरेक्ट नेक्सस चाहिए ही चाहिए, डायरेक्ट नेक्सस उस पैसे का चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया। अब एक बात समझो, एक्स लिमिटेड ने एक बैंक से लोन लिया, अब वो पैसा तो एक्स लिमिटेड ने अपने बिजनेस में यूज किया और दूसरा पैसा अपनी जो दूसरी कंपनी है ग्रुप कंपनी, उसको जो है वो लोन दे दिया इंटरेस्ट फ्री। तो यार डायरेक्ट नेक्सस जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि वही वाला पैसा राउंड ट्रिपिंग में जाना चाहिए, वही वाला पैसा घूमना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे आपने जो लोन लिया है वो कहां से लिया, बैंक से लिया, और वो पैसा हो सकता है कि ये सेम पैसा आगे वाले को दे दे तो डायरेक्ट नेक्सस हो गया। डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, ये लोग क्या करेंगे, ये पैसा अपने बिजनेस में यूज कर लेंगे और बाकी खुद का पैसा है वो आगे लोन दे देंगे इंटरेस्ट फ्री। तो यहां पे डायरेक्ट नेक्सस इज नॉट नेसेसरी करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज इररिलेवेंट दैट फंड्स इन्वॉल्व इन द राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग कैन बी ट्रेस्ड टू एनी फंड ट्रांसफर और रिसीव, मींस डायरेक्ट नेक्सस इज नॉट रिलेवेंट। एग्जांपल लिया मैंने, a group company in profit obtain a loan from market and use the loan for the business and give the loan to the sister concern out of the own fund, means direct nexus है वो जरूरी नहीं है। दूसरा, time and sequence in which funds are transferred or received, that is also irrelevant। ऐसा नहीं बोलोगे आप, जैसे हो सकता है कि हमने पहले लोन दिया और फिर लोन लिया। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सीक्वेंस अलग है ना, अगर आप पहले लोन लेते और फिर पैसा देते तो सीक्वेंस बैठती ना, यहां तो सीक्वेंस अलग है क्योंकि आपने पहले लोन दिया, फॉर एन एग्जांपल आपने 7 अप्रैल 2023 को लोन दिया अपनी सिस्टर कंसर्न को इंटरेस्ट फ्री, और आपने जो लोन लिया बैंक से वो लिया मान लो 15 अप्रैल 2023 को। अब यहां बोले कि सर यहां तो सीक्वेंस जो है या टाइम है वो अलग अलग है ना, क्योंकि आपने पहले लोन दे दिया उसके बाद आपने लोन लिया, तो यहां पे कैसे मानेंगे कि आप राउंड ट्रिपिंग कर रहे हो। राइट आंसर इज, इन्होंने बोला कि यहां पे ये सीक्वेंस भी कोई जरूरत नहीं है, सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, टाइम की कोई जरूरत नहीं। अगर इनको लगता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, चीटिंग किया है, तो हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट मानेंगे, ये डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस माना जाएगा। एंड मैनर और मोड इन विच फंड्स आर ट्रांसफर और रिसीव, दैट इज ऑल्सो इररिलेवेंट। आपने जिस मैनर में दिया है या जिस मोड में दिया है, हो सकता है आपने लोन लिया था वो पैसे में लिया, अब आपने आगे वाले को जो पैसा दिया है वो डिबेंचर के थ्रू दिया है, या हो सकता है बॉन्ड्स के थ्रू दिया है, आगे वाले को पैसा किसी और मोड में दिया है, आपने मान लो यहां से बैंक से लिया था, हो सकता है कुछ पैसा उसको कैश में दिया अगर अलाउ हो किसी कंट्री में। तो
तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे इन्होंने ये बोला कि देखिए आप क्या करते हो, ऐसे ट्रांजैक्शन करते हो जहां पे राउंड ट्रिपिंग हो रही है, मींस पैसा घुमा रहे हो आप, ठीक है, और पैसा घुमा रहे हो वहां पे अमंग्स पार्टीज के बीच में वो पैसा घूम रहा है और जिसमें कोई भी सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस नहीं है। यहां पे बेटा एक बात बताओ, बैंक से लोन है वो ये कंपनी डायरेक्टली ले सकती थी, बट वो आप बैंक से लोन ले रहे हो क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग हो तो आपको इंटरेस्ट चाहिए, आप इधर डिडक्शन ले लोगे, और ये जो है ये क्या कर रही है, आपसे इंटरेस्ट फ्री लोन ले रही है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये राउंड ट्रिपिंग आप जो कर रहे हो, तो राउंड ट्रिपिंग के केस में यहां पे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना जा सकता है। फंड्स जो आपका डायरेक्ट नेक्सस की जरूरत नहीं है, टाइम सीक्वेंस है वो क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैनर और मोड क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे क्या दे रखा है, आप क्या करते हो, किसी पार्टी को अकोमोडेट करते हो उस ट्रांजैक्शन में, एग्जांपल लिया डोंट वरी, एन अकोमोडेटिंग पार्टी मींस आप किसी पार्टी को अकोमोडेट करते हो किसी ट्रांजैक्शन में, द मेन रीजन फॉर हुज पार्टिसिपेशन इज टू ऑब्टेन द डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स बेनिफिट ओनली। इट इज इररिलेवेंट दैट अकोमोडेटिंग पार्टी इज योर एसोसिएटेड पर्सन और नॉट, मींस आप किसी पार्टी को इन्वॉल्व करते हो और वो पार्टी को इन्वॉल्व जो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो जिससे कि टैक्स बेनिफिट मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं वापस वोडाफोन पे जाऊंगा, वोडाफोन में सीजीपी को इन्वॉल्व क्यों किया था, सीजीपी को इन्वॉल्व सिर्फ इसलिए किया था कि जिससे टैक्स बेनिफिट मिल जाए। डायरेक्टली इंडिया की हच एसआर के शेयर बिक सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बट आपने सीजीपी को इन्वॉल्व किया, अकोमोडेट किया उस पार्टी को, इसलिए अकोमोडेट किया था सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो देखिए क्या दे रखा है, ए सेल द शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड एट लोअर वैल्यू एंड बुक अ लॉस। भाई ए लिमिटेड को लॉस चाहिए था तो ए ने क्या किया, अब किसी अपनी सब्सिडरी के शेयर बी को बेच दिए करके, सेल शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी बी को बेचे करके, ठीक है, और वो उन्होंने लोअर वैल्यू पे बेचे जिससे कि उनको लॉस चाहिए था। बी लिमिटेड ट्रांसफर द शेयर एट हायर वैल्यू इन द मार्केट एंड बुक्स अ प्रॉफिट बिकॉज उसको प्रॉफिट चाहिए था। हियर बी लिमिटेड इज अ अकोमोडेटिंग पार्टी, आपने बी लिमिटेड को अकोमोडेट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए था। एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी एक कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, अब मुझे किसी कंपनी के शेयर बेचने, अब मुझे डायरेक्ट में मार्केट में बेच सकता हूं, मेरे पास पैसे की जरूरत थी, डायरेक्ट में मार्केट में बेच सकता हूं, बट मुझे पता है कि इसमें अगर डायरेक्ट में बेचूंगा तो प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा, बट मेरे को प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, मेरे को लॉस की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूं, मेरी किसी सब्सिडरी कंपनी को वो शेयर बेचता हूं, पहले कम वैल्यू पे, बहुत कम वैल्यू पे बेचता हूं, और मैं कम वैल्यू पे बेचता हूं तो मैं लॉस बुक कर लेता हूं, फिर वो सब्सिडरी मार्केट में बेच देती है हाई वैल्यू पे, वो प्रॉफिट बुक कर लेती है, उसको प्रॉफिट की जरूरत थी, मेरे को लॉस की जरूरत थी। तो आपने जो दूसरी पार्टी को यहां इन्वॉल्व किया सिर्फ अकोमोडेट इसलिए किया जिससे कि टैक्स बेनिफिट मिल जाए, टैक्स बेनिफिट मिल जाए उसके लिए आप अकोमोडेट कर रहे हो, तो वो भी आपका लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, एलिमेंट हैव टू बी इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसिलिंग ईच अदर करके, ठीक है, यहां पे ये चीजें जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन में एलिमेंट हैव द इफेक्ट ऑफ सेटिंग और कैंसिलिंग ईच अदर। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए क्रॉस ट्रांसफर इन द क्लबिंग ट्रांसफर टॉपिक, आपको पता है क्रॉस ट्रांसफर आप कर देते थे, आपको पता है आपकी वाइफ को ट्रांसफर किया तो इनकम क्लब हो जाएगी, तो आप क्या करते थे, अपनी भाभी को ट्रांसफर करते थे, वो उसकी बहू भाभी को ट्रांसफर करता था और उसमें बोलते क्लबिंग नहीं होगा, तो फिर उन्होंने लॉ में ऐसा डाला कि इसमें भी क्लबिंग होगा, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसफर। बेचारे डाल डाल के ये मतलब परेशान हो गए थे प्रोविजन डाल डाल के, फिर उन्होंने गार ही डाल दिया कि बोला अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो नॉर्मली लोग नहीं करते तो हम क्या करेंगे, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट, a transaction conducted through one or more person or disguise the value, location, source, ownership, control of the fund. It means the share capital disguise the value, location, source, ownership, control of the fund. A share capital is invested in India by a company in Mauritius. The source of the investment in the Indian company is not disclosed. अब एक बात समझना, ये लोग क्या करते हैं, क्या आप क्या करते हो, यहां पे चीजों को है वो गायब कर देते हो, वैल्यू को, लोकेशन को, सोर्स को, ओनरशिप को, कंट्रोल ऑफ फंड को करके। आप इसलिए ऐसा कर रहे हो जिससे कि इंडिया में पता ना चले। जैसे हवाला से पैसा भेजा मैंने मॉरिशस, अब मॉरिशस जो पैसा भेजा, अब वो मॉरिशस पैसा भेजा, अब मुझे पता है कि मॉरिशस की गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को जो है वो शेयर नहीं करती चीजें। अब मॉरिशस की गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट को चीजें शेयर नहीं करती, तो मैं मॉरिशस में कंपनी बना के उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लूंगा और उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसने पैसा कहां से लाया था। तो शेयर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन इंडिया बाय अ कंपनी इन मॉरिशस, द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी इज नॉट डिस्क्लोज करके, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ऐसा अगर आप करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में भी गार लग सकता है। तो कुल मिला के एक बात बताओ ना, ये जो आपको इतने को ये याद नहीं रहने वाले कि इसमें पहला पॉइंट क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लिक कर जाएगी। 10 क्वेश्चन दे रखे और 10 क्वेश्चन में से ही एग्जाम में क्वेश्चन बैठेगा करके, ठीक है। चलिए
मैं आपको वापस बता रहा हूं, गार कब लगता है, गार में कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनाया जा सकता है। बट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब बनाया जाता है, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहला तो आपका टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, और दूसरा टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, और दूसरा 5 में से कोई एक चीज, या तो कोई ऐसा राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स में लोग नहीं करते, दूसरा आप मिसयूज कर रहे हो या अब्यूज कर रहे हो प्रोविजन को, तीसरा अगर मान लो आप ऐसे मैनर में ट्रांजैक्शन को एंटर कर रहे हो जो बोनाफाइड लोग नहीं करते, या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, या फिर डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में क्या हो सकता है, उसका फॉर्म टोटली अलग है आपके सब्सटेंस से। दूसरा, आपने कोई लोकेशन ऑफ असेट ट्रांजैक्शन प्लेस पार्टी को सेलेक्ट इसलिए किया जिससे कि बेनिफिट मिल जाए, टैक्स बेनिफिट मिल जाए। आपकी अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट करते हो जिसमें आपकी बिजनेस रिस्क या नेट कैश आउटफ्लो है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट तो भी आप ये कर रहे हो, या फिर आप ट्रांजैक्शन में राउंड ट्रिपिंग इन्वॉल्व करते हो, किसी पार्टी को अकोमोडेट करते हो, अगर आप ऑफसेटिंग कर देते हो ट्रांजैक्शन को, या फिर आप किसी भी पर्सन या किसी भी वन और मोर पर्सन डिस्कस द वैल्यू ऑफ लोकेशन वगैरह, आप उसको जो है वो बताते ही नहीं हो वहां पे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया यहां पे गार है वो लग जाएगा, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन जाएगा। इन्होंने आगे और क्या बोला, फर्दर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग शैल बी इररिलेवेंट for the deciding whether the transaction lack of commercial substance or not, period और time for which arrangement is exist, वो arrangement कितने टाइम के लिए है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई अरेंजमेंट आप एंटर कर रहे हो 2 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, फैक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडर एन अरेंजमेंट, भाई फैक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन पे कर रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट ऑफ द एग्जिट रूट, कि भाई वो ट्रांजैक्शन से आप एग्जिट कैसे करोगे, इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ एक्टिविटी बिजनेस ऑपरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अरेंजमेंट, कि भैया उसमें आप एग्जिट कैसे लोगे उस ट्रांजैक्शन से, उस अरेंजमेंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे इररिलेवेंट चीजें है करके, ठीक है। कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो टैक्स फॉरेन में भर रहे हैं, नहीं। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें इंडिया में टैक्स जो है वो आप जो है वो अगर मान लो यू कैन से दैट आप अगर इंडिया में टैक्स है उसका अवॉइडेंस कर रहे हैं तो वहां गार लग सकता है। पीरियड और टाइम फॉर विच अरेंजमेंट इज एग्जिस्ट इररिलेवेंट है। उसके बाद में भैया इन्होंने बोला कि आपका फैक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलता कहीं ना कहीं तो हम टैक्स भर ही रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट रूट क्या है उस ट्रांजैक्शन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात समझना, व्हाइल ट्रीटिंग द ट्रांजैक्शन एज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, डिपार्टमेंट जब इसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनाएगा तो हो सकता है कि इक्विटी में बी ट्रीटेड एज डेट और वाइसा वर्सा। वो बोल देगा आपका इक्विटी है वो डेट है और डेट है वो इक्विटी है, ऐसा कर सकते हैं। मींस डिपार्टमेंट के पास इतना पावर है कि आपके इक्विटी को वो बोलेंगे नहीं ये तो डेट है और डेट मान लेंगे उसको, और डेट को इक्विटी मान सकते हैं। कैपिटल रिसिट में भी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिट एंड वाइसा वर्सा, बोल देंगे कैपिटल रिसिट है वो रेवेन्यू रिसिट है, और रेवेन्यू रिसिट को बोल देंगे कैपिटल रिसिट है। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो उस केस में ये ट्रांजैक्शन है उसको रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं, और इक्विटी को डेट मान सकते हैं, डेट को इक्विटी मान सकते हैं, या फिर लाइक डेट को इक्विटी मान सकते हैं, इक्विटी को डेट मान सकते हैं, कैपिटल रिसिट को रेवेन्यू मान सकते हैं, रेवेन्यू को कैपिटल मान सकते हैं। एक्सपेंडिचर डिडक्शन रिलीफ रिबेट में भी रिकैरेक्टराइज, जो भी आपने डिडक्शन लिया, एक्सपेंडिचर लिया, रिलीफ लिया है उसको वो रिकैरेक्टराइज है, वो रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं अपन, इसके आगे अपन पढ़ेंगे तो आप एक काम करिए, इसके बाद सीधे अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो इसके बाद अपन है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। तो चलिए एक काम करिए, अब आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट के बाद में कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में 10 क्वेश्चन दे रखे, एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से आने वाला है। कल का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन उसी में से था करके, ठीक है। चलिए तो अपन एक काम करते हैं, आप ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।